कि क्या होता है कि 4 से 5 मेंबर्स का एक बोर्ड बनता है, एक पैनल बनता है एंड 5 टू 6 पैनल्स होते हैं बोर्ड में। तो वो डिपेंड करता है, एक लॉटरी टाइप सिस्टम होता है कि आप कौन से इंटरव्यू पैनल के सामने जाएंगे। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 लोग होते हैं, एक चेयरपर्सन होंगे एंड मेजरली 4 मेंबर्स होंगे। तो वो सो इट डिपेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड लोग बैठे होते हैं, जो कि डाइवर्सिफाइड फील्ड से आते हैं। एंड द मोमेंट यू एंटर द इंटरव्यू हॉल, they will know कि okay, this person is actually good for the administration or may not be good or may need some, you know what they say, कि थोड़ा पॉलिशिंग की जरूरत है इस लड़के को। तो हम ये जो सेशन है वो इंटरएक्टिव रखते हैं। पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी क्वालिफाई करे हैं इंटरव्यू देने के लिए। एम आई राइट? यस यस मैम। यस जी मैम। मैम। यस हाँ मैम। जी। तो बताइए कि टोटल कितने मार्क्स का इंटरव्यू होता है? 120 marks. 120 120 120 ओके। सो आपके हिसाब से कितना मार्क्स होता होगा जो, हाँ जी ठीक है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक ग्रेट स्कोर होगा इंटरव्यू के लिए? मैम 80% तक 120 और 85 मैम 90 to 100. 85 अबव? 90 प्लस में 90 to 100 is actually very good score. It's an exceptional score. मेरा जब इंटरव्यू था तो उस टाइम पे 68 बीपीएससी में एक पर्सन है, उनको 105 मार्क्स भी मिले थे। सो इट ऑल डिपेंड्स। हाँ जी, 90 तक आप 75 से 90 के स्कोर को बोल सकते हैं दैट इट्स अ ग्रेट स्कोर। एंड इंटरव्यू इज अ मेक और ब्रेक पोजीशन, मतलब ये जो स्टेज है वो मेक और ब्रेक करेगा आपके। हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स आए हो मेंस में, लेकिन आपके इंटरव्यू में अच्छे नहीं आए हो, तो हो सकता है कि आप फाइनल लिस्ट पे या फाइनल सिलेक्शन आपका ना हो पाए। सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जैसे कि इंटरव्यू कॉल कब आया है हम लोगों को? 15th ऑफ दिसंबर, राइट? तो 15th ऑफ दिसंबर से एक महीना मानते हैं कि 15th ऑफ जनवरी से इंटरव्यू लेना वो लोग स्टार्ट करेंगे। सो शुरू शुरू में क्या होता है, बहुत उत्साह होता है। जो पहले पहले इंटरव्यू में जाते हैं ना, उन लोगों के पास मतलब वो एकदम ही कुछ भी उनको पता नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या क्या इंटरव्यू, क्या पैनल का मन है कि वो क्वेश्चन करेंगे या वो। जैसे मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो वो बहुत ही लेट स्टेज में हुआ था, जैसे आपको इवनिंग सेशन मिल गया। तो वो होता है टाइम जब जो इंटरव्यू पैनल है वो भी एग्जॉस्टेड है, उसका भी मन नहीं कर रहा है आपके साथ एंगेज होने का, और आप भी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड आप फील करते हैं, आपको और एंजाइटी होती है कि यार मेरा तो लास्ट है, मैं कैसे करूंगी। सो जब फर्स्ट फर्स्ट होता है ना, इट इज ऑल्सो, देखिए आपके लिए जरूरी है कि आपको चीजें पता हो, लेकिन कभी कभी जो होता है ना कि आपको चीजें ना पता हो तो भी अच्छी बात है कि आपको एकदम रॉ अपनी पर्सनालिटी बाहर लानी है। कि एक मिनट, हाँ जी। तो जब जैसे हम लोगों के टाइम पे 6 जनवरी आई गेस, 6 और 5 जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, तो मेजरली होगा कि 14 जनवरी वही सेम टाइम पड़ेगा। तो उन्होंने जो स्टार्ट किया था तो उन्होंने पूछा था कि न्यूज, somebody is raising हैंड, किसी को कुछ पूछना है? पहले आप ब्रीफ कर दें मैम, उसके बाद फिर प्रश्न ले लेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड द न्यूज़पेपर। यू हैव टू बी अप टू डेट अबाउट द करंट अफेयर्स कि क्या चल रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या लोकल न्यूज़पेपर। इफ यू आर रीडिंग इन इंग्लिश तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, या द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा आपको न्यूट्रल, नॉन बायस ओपिनियन देगा। और हिंदी में दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आई डोंट नो अभी क्या चल रहा है, बट कोई भी एक जो नेशनल न्यूज़पेपर है वो पढ़िए। एंड मेजरली क्या क्वेश्चन करते हैं, वो करंट अफेयर से करेंगे तो वो ये पूछेंगे कि आपने न्यूज़पेपर आज का पढ़ा, ठीक है, तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो आपने कौन कौन सी आप
ऐसी न्यूज रही जिसने आपको मतलब विच कॉट योर अटेंशन, यानी कि आपके मतलब आपको किस पीस ऑफ न्यूज को ध्यान आकर्षित किया, जिस न्यूज को। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है जब आप जो है अपने तरीके से इंटरव्यू को मोड़ सकते हैं। अब ये नहीं है कि हमसे पूछा गया कि आपको मतलब किस हेडलाइन ने आपका अटेंशन वो किया, ग्रैब किया, तो आप ऐसा कुछ बोल दें जो आपको खुद भी ना मालूम हो, या ऐसे कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज चल रही है कि राहुल गांधी ने रैली निकाल दी वोट चोरी को लेके, या कुछ ऐसा। तो अवॉइड करें ऐसी चीजें जो पॉलिटिकल चीजें हों। एंड फिर आप जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैंने एक मॉक इंटरव्यू लिया था। आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, बट वो पर्सन जो थे उन्होंने बताया था कि पॉलिटिकल स्फीयर में मैम ये चल रहा है, इकोनॉमिक स्फीयर में ये चल रहा है, और इंटरनेशनल स्फीयर में ये चीज चल रही है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे अभी इंटरनेशनली क्या चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रही है, ट्रम्प के टैरिफ चल रहे हैं, या चाइना के जैसे चाइना का जो अग्रेसिव पॉलिसी है उसके बारे में चल रहा है। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जो भी आप बोलिए उसके बारे में आपको जानकारी हो। ये नहीं कि मुझे बहुत चीज को इंटरेस्ट कर रही है तो आप उसके बारे में बोल देंगे, और फिर क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे दोबारा उस चीज को लेके क्वेश्चन पूछें। जैसे आपने कहा कि हाँ ट्रेड वॉर चल रही है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रेड वॉर क्या होता है, और इंडिया का ट्रेड वॉर से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हो सकता है आपसे कुछ परसेंटेज को लेके बात कर दे। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि दिस इज अ वेरी गुड टाइम जब आप इंटरव्यू को अपने तरीके से मोड़ सकते हैं। फिर आती है वो लोग मेजरली, वो लोग पॉलिटिकल ऐसे नहीं आते हैं कि आपसे पॉलिटिकली ही कुछ पूछ लेंगे कि हाँ बताइए नीतीश कुमार जो जीते हैं वो इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है तो इस पे आपकी क्या राय है। दिस डजंट कंसर्न देम एंड दिस शुड आल्सो नॉट कंसर्न अस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आपका क्या काम है कि आपको पर्दे के पीछे रह के काम करना है। आपको पॉपुलिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन पावर में है कौन नहीं है पावर में, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव क्या होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बोलते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होता है जो मतलब हमेशा ही निरंतर बरकरार रहता है, यानी कि आपको जनता से हमेशा कांटेक्ट रहना है। पावर में कोई भी हो, पावर में कल नीतीश जी हैं, पावर में जैसे आज नीतीश जी हैं तो कल कोई और भी आ सकता है। बट इससे ना आपकी नौकरी को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना आपका जो सर्विस डिलीवरी के लिए आप जा रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। सो इस चीज का ध्यान रखेंगे। कमिंग टू द coming to the part of hobby and how and what should be your hobby should not be like कि मुझे गाना पसंद है या मेरे को बातें करना बहुत पसंद है। मुझे याद है कि एक लड़की थी, एलियो ही है वो भी, तो वो बता रही थी कि उन्होंने कहा कि मुझे बात करना पसंद है। तो वो बात करना पसंद है या उनकी हॉबी है बात करना, तो उस पे आप एक्स्ट्रा क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अच्छा आपको किससे बात करना पसंद है, या इससे ज्यादा आप क्या पूछ लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी हॉबी ऐसी हो कि वो उनको एंगेजिंग लगे, थोड़ी क्रिएटिव लगे, कि लगे कि हाँ इस पर्सन को फ्री टाइम में भी ऐसा चीज करना अच्छा लगता है जो शायद सरकार चलाने के लिए अच्छा रहे। जैसे कोई बोल सकता है आई लाइक टू रीड, और आई लाइक टू राइट एसेज, या ऐसा कुछ कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि मेरा जो हॉबी थी वो थी डॉक्यूमेंट्री वॉचिंग। सो आई टोल्ड देम, मुझसे पूछा गया कि मैम आपकी हॉबी क्या है। मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री मुझे देखना बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा डॉक्यूमेंट्री। फिर उन्होंने पूछा मूवी और डॉक्यूमेंट्री में क्या अंतर होता है, मूवी किस लिए बनती है, डॉक्यूमेंट्री किस लिए बनती है, आपकी फेवरेट डॉक्यूमेंट्री कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन। फिर वो कहने लग गए कि आप सीरियस बहुत प्रतीत होती हैं, इस मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट्री वॉचिंग वाली चीज है कि आप मूवीज नहीं पसंद करती, आप डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करती हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं चीजों के लेके। तो उस पे मेरा आंसर यही था कि सर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको सीरियस रहना पड़ेगा पब्लिक स्फेयर में। आप हर चीज को हंसी मजाक में नहीं ले सकते हो वहां पे।
हाँ, आप पर्सनल लाइफ में आपको ऐसा जॉली मूड रखना है, हमेशा सीरियस नहीं रहना, बट सीरियस होना भी अच्छी चीज है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि आपकी कोई कमी बताइए, तो आपको कमी ऐसे नहीं बताना कि हाँ मेरा सही में वाकई में आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं वहां पे, कि मैं लेजी हूँ या मुझे काम करना नहीं पसंद है या मुझे प्रोक्रास्टिनेशन होता है बहुत ज्यादा। आपको अपनी वीकनेस भी ऐसे बतानी है कि वो अच्छाई की तरफ प्रतीत हो। जो क्वेश्चन जो डायलॉग बॉक्स में लिख रहे हैं उसके उसके वो चीजों वो क्वेश्चन का आंसर हम लोग सेशन के एंड में रखेंगे, टाइम उस टाइम पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, जरा आप पॉइंट आउट करिए। वीकनेस भी पॉजिटिव की तरह दिखे। हाँ, वीकनेस भी जो है पॉजिटिव की तरह, जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी सीरियसनेस को कहा कि दिस इज योर वीकनेस दैट यू आर सीरियस ऑल द टाइम। तो मैंने उसी का जवाब दिया कि सर, जिस फील्ड में हम लोग जा रहे हैं वी नीड टू बी सीरियस अबाउट आवर वर्क। जो भी कल्चर है या जहाँ आप एज अ हेड ऑफ द ऑफिस जा रहे हैं वहां आपको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, बट ये सीरियसनेस आपके पर्सनल लाइफ को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। सो दिस वाज द काइंड ऑफ आंसर जो आपको देना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो जब एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हो सकता है आपसे स्कूल के बारे में पूछें, बट मुझसे पूछा गया था कि आप कौन से कॉलेज से हैं। तो मेरा जो कॉलेज है वो श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, दैट कम्स अंडर साउथ कैंपस। तो यही पूछा गया था कि आपने इतने मतलब आपने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद आपने क्या किया। तो मैंने बताया कि मैंने मास्टर्स किया सेम सब्जेक्ट को लेके, लेकिन मैंने जो मास्टर्स किया था वो इग्नू से किया था। तो उन्होंने पूछा कि कन्वेंशनल जो आपका कॉलेज सिस्टम है, रेगुलर कॉलेज जो होता है, और ओपन सिस्टम जो होता है, ओपन स्टडी वाला जो सेंटर होता है, उस पे क्या डिफरेंस है, ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, एंड आप कौन सा प्रेफर करेंगे। एंड उसके बाद ठीक है, अगर जैसे आप न्यूली ग्रेजुएटेड हैं तो आपको हो सकता है ये पोज ना करे क्वेश्चन कि आप इतने सालों से क्या कर रहे थे, या आप जॉब में हैं तो आपसे नहीं करा जाएगा ये क्वेश्चन। बट जिन लोगों का 2018 या 2017 या 2020 भी ग्रेजुएशन ईयर है, उस वो बी प्रिपेयर्ड कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इतने सालों में क्या किया, आपने तैयारी की तो यू वर काइंड ऑफ अ बर्डन टू योर फैमिली। तो फिर वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट आई वुड से कि आप बेस्ट तरीका ये बोल सकते हैं कि मैं एजुकेशनल फील्ड से जुड़ा हुआ था, मैं पढ़ाता भी था, मैं अपना खर्च भी उठाता था, ताकि उनको ये ना लगे कि हाँ ये इकोनॉमी पे बर्डन है, जो बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो डेमोग्राफिक बर्डन बन जाता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर नॉट trying to capture the kind of job that the market is providing or the market is offering। बहुत से ऐसे जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में जॉब्स नहीं है, बट हम लोग इतने क्वालिफाइड हैं कि हम शायद उस जॉब को नहीं लेना पसंद करेंगे। इसलिए हम स्ट्राइव करते हैं कि हाँ हम हमारा जितना कैपेबिलिटी है हमें उस उतनी तो अच्छी जॉब मिले ना, कम से कम आपकी इकोनॉमी में जॉब होगी, लेकिन आप आप एज अ ग्रेजुएट हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह होंगे कि आप एज अ प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप कोई और काम कर सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। सो वाई सिविल सर्विसेज। तो उस टाइम पे आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपके ग्रेजुएशन ईयर में और आप इतने देर में इस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो उसमें उसके बीच में आपने क्या किया है, आपने इकोनॉमी को हार्म किया है या आपने इकोनॉमी का गेन करवाया है। फिर जैसे मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का था, तो उस पॉलिटिकल साइंस को लेके उन्होंने क्वेश्चन पूछे, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही मेरा पॉलिटिकल साइंस से था। तो एक मैम का बोर्ड है, अब मैं मैम का नाम भूल रही हूँ, वो मेरा बोर्ड नहीं था, लेकिन जो मैम है वो शायद प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस की मैम पटना दीप्ति मैम। यूनिवर्सिटी में। हाँ जी। दीप्ति मैम। हाँ जी, दीप्ति मैम। तो वो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है, तो जब अगर उनका बोर्ड मिल जाएगा तो वो पॉलिटिकल साइंस को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगी। इनफैक्ट हो सकता है कि आपका इंटरव्यू ही पूरा पॉलिटिकल साइंस को लेके हो जाए, या हो सकता है कि कोई और जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है
वो टेक्निकल बैकग्राउंड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका कौन सा पैनल बनता है। तो पॉलिटिकल साइंस को लेके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल सुनाइए। तो जो ये तो बहुत बेसिक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व, ये वाला पूरा आपको याद होना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा था कि प्रियम्बल कब अमेंड हुआ, क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर उनका क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट क्या प्रियम्बल अमेंड कर सकती है, अमेंडेबिलिटी कितनी है, मतलब पावर कितनी है अमेंड करने की पार्लियामेंट के पास। देन कम्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन which was a very innovative, I would say unique kind of question था, जो हमने तो नहीं प्रिपेयर किया था भाई। उसमें ये था कि आपको, जैसे कि इतना वर्ल्ड में टेंशन चल रही है, वर्ल्ड स्टेज पे बहुत टेंशन है, रशिया यूक्रेन को अटैक कर रहा है, यूएस रशिया को डिप्लोमेटिकली अटैक कर रहा है, यूएस का ईरान के साथ संबंध अच्छा नहीं है, यूएस का चाइना के साथ संबंध अच्छा नहीं है, एंड इंडिया का क्या रोल है। तो उनका क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने वर्ल्ड वॉर टू के बारे में पढ़ा होगा, तो वुड यू रादर नेम इट एज वर्ल्ड वॉर 3, क्या आपको लगता है विश्व युद्ध तृतीय चल रहा है। और तो मेरा यही आंसर था कि नहीं सर, विश्व युद्ध जो था उस टाइम पे मतलब बहुत हाईटेंस टेंशन थी, वहां पे दो ब्लॉक क्लियरली डिफाइंड थे कि हाँ ये लोग इनके साथ हैं, या और ये आइडियोलॉजिकल वॉर ज्यादा थी जिसमें न्यूक्लियर आर्मामेंट भी बहुत चला था, स्पेस वॉर हो रही थी। तो इस हाईटेंड लेवल का तो नहीं हुआ ये चीज। तो मैंने कहा था कि नहीं सर, हम इसको वर्ल्ड वॉर 3 तो कंसिडर नहीं कर सकते। तो फिर उस पे भी एक क्वेश्चन था, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन को लेके ही स्टेपल्ड वीजा के बारे में मुझसे, स्टेपल्ड पासपोर्ट के बारे में पूछा था, तो उसके बारे में बताना होता। एंड ऐसा नहीं है कि जो इंटरव्यू पैनल होगा वो डायरेक्ट ऐसे रूडली ही आपसे बात करेगा, दे विल मेक यू कंफर्टेबल कि हाँ आप बताइए। और अगर आपको नहीं आ रहा है, हाँ जी संध्या जी, उसी दिन डिसाइड होगा, बैचेस चलते हैं, उस टाइम पे डिसाइड किया जाता है कि कौन से बैच को किस वाले उसमें बोर्ड में देना है। तो वो आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे। एंड आपको भी ये याद रखना है कि दे आर सीनियर बट दे कंसिडर यू कि आप कुछ वर्दी हैं, तभी तो आप वहां बैठे हैं ना। एंड आपका जितना नॉलेज वाला टेस्ट था वो हो चुका है, मेंस में देख लिया लोगों ने कितना आपने करना था, कितना आपको पता है, कितना आपका आईक्यू है, सब वहां देख लिया। अब आपको वहां सिर्फ ये प्रदर्शित करना है दैट यस आई एम केपेबल, यस आई हैव द क्वालिटीज ऑफ एन ऑफिसर। एंड इवन इफ यू डोंट नो, हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें ना पता हो, जैसे स्टेपल्ड वीजा है, तो मुझे स्टेपल्ड वीजा के बारे में इतना नहीं पता था, फिर उन्होंने जो है हिंट दिया कि इट इज रिलेटेड टू दिस चीज। तो मुझे ध्यान में आया कि हाँ मैंने स्टेपल्ड वीजा के बारे में पढ़ा है, फिर मैंने बताया। तो आप भी ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग डायरेक्ट गुस्सा हो जाएंगे या मार्क्स काटने लगेंगे। इट इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कि आप कितना ग्रेसफुली चीजों को आंसर करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल दीजिए सॉरी सर, आई बेग योर पार्डन सर, सर क्षमा चाहेंगे, नहीं अभी ध्यान में आ रहा है। या अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सही आंसर नहीं पता, लेकिन आपको इतना आंसर पता है कि हाँ आप इस चीज को पहुंच जाएंगे, जैसे आप गेस लेना चाहते हैं कि मैं ये समझती हूँ कि इसका ये है, तो आप ये बोल सकते हैं सर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक गेस लेना चाहूंगी। तो वो बोलेंगे कि हाँ जरूर, तो फिर आप बताइए कि मेरे हिसाब से शायद ये चीज ये है। तो ऐसे आपको इंटरव्यू को मतलब हैंडल करना है। एंड रिगार्डिंग ड्रेस कोड, तो मेक श्योर कि आप लोग ओवरली ड्रेस्ड, फीमेल जो है ओवरली ड्रेस, तो आई वुड नॉट से, मिनिमल मेकअप रखिए, नॉट वेरी, क्या कहते हैं कि आपने बहुत मेकअप लगा लिया या आपने लिपस्टिक एकदम डार्क लगा ली। आपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी देखा होगा, डीएम्स वगैरह की फोटोज देखी होंगी, आपने देखा होगा कि वो कितना ग्रेसफुली आम सा कपड़ा पहनेंगे, लेकिन वो खास है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो चीज आपको खास बनाती है, ये नहीं कि आपने कितना महंगा कपड़ा पहना है। सो ये इस चीज का आपको भी ध्यान रखना है कि यू आर अबाउट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट।
तो आपको भी ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो इंटेलेक्ट है वो आपके हाव भाव से पता चले, आपके बात करने के अंदाज से पता चले, ना कि कितना महंगा आपने कपड़ा पहना है। अगर साड़ी कैरी कर सकती हैं खादी की, मोर देन, मतलब दैट वुड बी वंडरफुल। जैसे या आप साड़ी नहीं कैरी कर सकती, आप सूट में जाइए, अच्छा सा कोई मतलब खादी कपड़े का सूट में आप उसमें जाके इंटरव्यू दीजिए। एंड मेक श्योर कि कोई प्लाजो वगैरह है तो वो बहुत ही क्या बोलते हैं, लहराता हुआ, बहुत ही ज्यादा घाघरे टाइप वाला दिख रहा है। ऐसा होना चाहिए कि आप अपने जो भी आपने अटायर पहना है उसको आप कैरी कर पा रही हैं। जैसे किसी ने अगर साड़ी पहले नहीं पहनी, सो डोंट इवन ट्राई कि मैं साड़ी पहन लूंगी तो बहुत अच्छी लगूंगी तो मुझे बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। दिस नेवर हैपेंस, ये होगा भी नहीं। मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था, तो आई वॉज श्योर कि भाई अगर मैं उस दिन साड़ी पहन के चली गई तो अगर मैं गिर गई तो तब क्या होगा। तो इसलिए ये चीज का ध्यान। एंड जो बॉयज हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, वो तो सूट जो होता है वो पहनेंगे। एंड आपने आपको एकदम क्लीन शेवन हो सके, और अगर आपने बियर्ड भी रखी है तो मेक श्योर कि ये ट्रिम्ड है, अच्छे से ट्रिम्ड लगना चाहिए ना, कि इंसान जो है जा रहा है तो वो अपने ऊपर भी ध्यान दे रहा है। कि आप एक प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं तो कैसे सेल करते हैं कि दिस इज नीट एंड क्लीन, आई एम, मतलब वो यूजफुल है आपके लिए। तो वो चीज आपको अपने आप को एज ए, मतलब समझिए कि आप अपने आप को सेल कर रहे हैं वहां पे, कि जब पैनल वाले आपको देखें तो उनको लगे कि हाँ, दिस पर्सन हैज सम काइंड ऑफ पर्सोना, कैरिज्मा है इस पर्सन में। तो उस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। फीमेल जो है, हेयर स्टाइल उस टाइम पे जो भी पोनी हो सकती है, मतलब अपने बालों को संभाल के समेट के करना है। अगर बहुत छोटे बाल हैं तो आप ओपन रखिए। अगर बहुत छोटे बाल नहीं है तो उसको हो सकता है पिन अप कर लीजिए जितना अच्छा है। बॉयज जो शूज पहनते हैं वो वेल पॉलिश्ड हों, अच्छे से लगे, उस पे उस शूज को पहन के चल लीजिए। ये ना हो कि उस शूज में बहुत आवाज आ रही है या उस सैंडल में बहुत आवाज आ रही है, बिकॉज इट ऑल्सो डजेंट लुक गुड, इट डजेंट साउंड गुड, एक्चुअली आई शुड से दैट, कि वो अच्छा नहीं लगता है कि आपकी चहलकदमी की भी आवाज आए। तो आप जब, मैं बताती हूँ इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा होता है। आप जाएंगे, आपके बैचेस बने होंगे, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन हो सकता है 50 to 100, अब मुझे ध्यान में तो नहीं है, 100 अराउंड एक पाली में होंगे बच्चे। फिर उन लोगों को ग्रुप्स में बाइफरकेट कर दिया जाएगा। फिर उस ग्रुप को एक साथ भेजा जाएगा कि आप, ये वाला ग्रुप यहाँ बैठेगा, वो वाला ग्रुप इस हॉल में बैठेगा। फिर उस हॉल में भी फिर आपको लास्ट टाइम तक नहीं पता होता है कि आप कौन से हॉल में जा रहे हैं। फिर आपको एक कूपन टाइप एक टोकन मिलेगा, फिर आपको एक दूसरे हॉल में लेके जाया जाएगा। फिर उस हॉल में आपको पता चलेगा कि मेरा बोर्ड ये है। तो बोर्ड जो होता है ना, वो ऐसे ही है कि उस पर्सन के नाम पे बोर्ड पड़ेगा। बोर्ड का ऐसा होता है कि वो जो नदी होती है उसके नाम पे पड़ता है, जैसे गंडक, गोमती, बागमती, गंगा, ऐसे। ठीक है। तो फिर उसमें आपको बताया जाएगा कि ये गंगा बोर्ड है। तो गंगा बोर्ड है तो आपको तो इससे कुछ नहीं पता चल रहा कि दीप्ति मैम है या कोई और सर है या क्या है, नवल किशोर सर का बोर्ड है। फिर उसके बाद एक और हॉल में लेके जाएंगे, जब आपको पता भी चल जाएगा फिर एक और हॉल में ले जाएंगे जो वेटिंग हॉल होता है। फिर उसके बाद नंबर आता है, आपको सीरियल वाइज एलोकेट किया जाएगा, 1 2 3 करके बुलाया जाएगा। फिर जाना है, डोर मतलब एक पर्सन आएगा, वो आपको अकम्पनी करेगा, वो बताएगा कि मैम इस वाले रूम में आपको जाना है। ज्यादा बड़ा कमरा नहीं होता है, शायद 10 बाय 10 का कमरा होगा, जिसमें एक अच्छी मेज लग सके बड़ी सी, जिसमें सामने आपके चेयरपर्सन बैठे होंगे और आपके दाहिने हाथ तरफ 2 लोग और बाहिने हाथ तरफ 2 लोग। एंड उसके चेयरपर्सन के सामने जो चेयर लगी होगी वहां आपको बैठना है। सो वंस यू, आप तो पहले जब डोर खुलेगा यू नीड टू आस्क, सर अंदर आ सकते हैं और मे आई कम इन सर। फिर आप मे आई कम इन जब वो कहेंगे यस यू में, तो फिर आप जाके ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग सर। मैम होगी तो मैम को ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम।
सबको एक तरफ आपको आई कांटेक्ट कर लेना है, उनको भी अपीयर होना चाहिए, आना चाहिए, उनको भी मतलब होना चाहिए ना कि हाँ ये पर्सन है, सो ही इज देयर टू ओन दिस प्लेस। मतलब ये ना कि हाँ मालिक आ गया है, मालिक टाइप वाला एटीट्यूड रखना है थोड़ी देर के लिए कि हाँ ठीक है, कोई एक रिस्पेक्टेड पर्सन आया है। तो फिर आपको बोला, जब तक आपको बोला नहीं जाता कि बैठ जाइए, आपको नहीं बैठना है। ग्रीट कर लीजिए, खड़े रहिए, वो खुद ही बोलेंगे कि बैठ जाइए। यू नीड टू सिट स्ट्रेट। ठीक है, आपका पोस्चर ऑल्सो डिपेंड्स, ये नहीं है कि आप हाथ जो है टेबल पे रख देंगे ऐसे, जैसे अभी मैंने रखा हुआ है, बस ऐसे अपने जो क्या बोलते हैं अपने लैप पे रखना है हाथ, एंड स्ट्रेट कमर होनी चाहिए। फिर वो लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। यूजुअली क्या होता है, जो आपके दाहिने साइड होते हैं वो पहले शुरू करते हैं, चेयरपर्सन पहले नहीं स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट ये मेरे साथ तो नहीं हुआ था। तो जो आपके दाहिने साइड होंगे फर्स्ट पर्सन, वो स्टार्ट करेंगे कि अपना परिचय दीजिए, या कुछ भी, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, रैंडम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उनके बगल वाले फिर चेयरपर्सन बोलते हैं मिडिल में। तो वो मिडिल में जब पूछते हैं तो वो ज्यादातर उनका ये होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो होगा वो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे मेरा डीपीओ था, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट नहीं किया था, पुलिस सर्विसेज के लिए आई वाज नॉट एगर, एंड मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट भी नहीं थी उस टाइम पे। तो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके था, तो उन्होंने पूछा था कि वाई एजुकेशन डिपार्टमेंट। तब आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपने इसको एज अ पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 पे क्यों रखा। तो वो 2-3 पूछते हैं कि सर डीपीओ है, सब रजिस्ट्रार है, एपीओ है, या जो भी है वो पूछेंगे। तो क्यों डीपीओ का रखा, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्यों रखा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, और आप दिल्ली से पढ़ी हुई हैं, दिल्ली के सिस्टम बिहार के सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या जो स्मार्ट क्लासेस होती हैं वो क्या स्मार्ट क्लासेस होती हैं, और एआई जो चल रहा है उसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस होते हैं। फिर 2-3 और क्वेश्चंस आएंगे, फिर चेयरपर्सन ही है वही बोलेंगे, मतलब जब लास्ट पर्सन क्वेश्चन पूछेगा फिर वो बोलते हैं ओवर टू यू सर, मतलब चेयरपर्सन से पूछते हैं कि सर आप कुछ पूछना चाहते हैं या। तो फिर वो बोलेंगे, वो या तो कुछ को 1-2 क्वेश्चन और पूछेंगे, उनका मन लग गया तो, और अगर उनको नहीं होगा तो बोलेंगे कि आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, बेस्ट ऑफ लक वगैरह जो है वो कहेंगे। बहुत लाइट माहौल होता है, ऐसे लगेगा कि आप अपने फादर के फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हैं। और आपको भी मतलब रिस्पेक्ट तो देना है। अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन, नहीं समझ में आता है, से आई एम सॉरी, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में हर चीज तो हम लोगों को पता नहीं है ना। और लेकिन हमको ये भी नहीं, ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है कि आपको नहीं पता है और फिर भी आप बोले जा रहे हो, गलत ही सही बोले जा रहे हो। से व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये पता है। सो बस यही था इंटरव्यू मेरा। एंड आप लोग अगर कोई क्वेश्चन रेज करना चाहे तो 1 बाय 1 आप लोग बोल सकते हैं। मैम ये कैसे तय होता है बोर्ड वाला, फिर से एक बार रिपीट कीजिए तो, कैसे वो हॉल वाली बात बता रहे थे कि कैसे तय होता है कि किस बोर्ड में किनका पढ़ना है? रैंडम होता है वो, ऐसे रैंडमाइजेशन है, ऐसा कोई वो फिक्स नहीं है कि ये नंबर मुझे सीरियल नंबर 3 मिला या ग्रुप नंबर 3 मिला तो मैं ग्रुप नंबर 3 माने कि ये तो बागमती का बोर्ड है या ये तो इसका बोर्ड है। क्योंकि वो लोग खुद भी चेंज होते रहते हैं। बागमती बोर्ड हो सकता है कि दीप्ति मैम हेड कर रही हो आज के दिन में, और कल को हो सकता है कि एंड हो सकता है कि अगले दिन बागमती बोर्ड को कोई और हेड कर रहा हो। तो ये सब इसलिए भी होता है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे और एक सीक्रेसी भी बनी रहे। क्योंकि आजकल जितना हम लोग सुनते हैं कि चीजें हो रही हैं गलत सही, सो यू दे दे आर ऑल्सो कॉशियस कि किसी भी स्टूडेंट को ये ना पता चले कि आप कौन से बोर्ड में जा रहे हो। आई होप आई मेड सेंस एंड गॉट योर क्वेरी रिजॉल्व। जी। गुड इवनिंग मैम।
मेरा सवाल ये था कि आजकल हाँ जो जी, गुड ऑप्शनल इवनिंग। क्वालिफाइंग हो गया है, तो हाँ जी। अभी भी हम इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शनल से डीप सवाल हो हमारे से? हाँ, ये बहुत मुमकिन है कि आपसे क्वेश्चन करा जाए कि आपका ऑप्शनल है, क्योंकि ऑप्शनल पहले क्या था, आपको मास्टर्स लेवल का तो ज्ञान होना चाहिए ना, सॉरी मास्टर्स नहीं, ग्रेजुएशन लेवल का आपके पास होना चाहिए कि आपको इतना पता रहे। और अभी भी ये है कि आपसे, अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक किया है और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। क्वेश्चन तो ये पहले बनता है कि आपने बीटेक करके पॉलिटिकल साइंस चूज किया, एंड दे माइट गो इनटू डीप कि आपका मतलब वो पूछें ऑप्शनल के बारे में, ओके ऑप्शनल मैम। सब्जेक्ट एज वेल एज योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप वो नहीं कर सकते हो, निगेट नहीं कर सकते हो, और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तो आपके टिप्स में होना चाहिए। कि अगर वहां पे कोई इनोवेशन, जैसे बीटेक है तो कोई इनोवेशन, एआई का जमाना है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, या पूछ सकते हैं नोबेल प्राइज किस किस को मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, फिजिक्स में किसको मिला, ये सब। नेक्स्ट। मैम मैंने ग्रेजुएशन 2022 से किया था, और उसके हाँ बाद जी। बैचलर ऑफ एजुकेशन किया था, बीएड 2 साल 2024 तक। तो अभी ओके। मैं 25 में इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बताऊं उनको कि नहीं बताऊं, क्योंकि तीन देखिए, 2 साल का जो गैप है तो वो पूछेंगे कि इसके। लेकिन ये भी आप 2 साल गैप इज नॉट, मेरा तो बहुत ह्यूज था तो मुझे तो उसको प्रिपेयर करना पड़ा था कि वाई दिस गैप। 2 साल का गैप तो इतना कोई मायने नहीं रखता है। और आप ये भी मेक श्योर कर लीजिए कि आप ओवरली आप एक्साइटेड होके चीजें ओवर शेयर ना कर दें। जैसे आपने कहा, ब्रिजेश क्वेश्चन पूछे हैं शायद, तो आपने कहा कि मैंने बीएड किया, तो हो सकता है फिर वो बीएड पे भी क्वेश्चन पूछने लगे कि आपने बीएड किया, अच्छा तो आप टीचिंग में क्यों नहीं है, आप सिविल तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों जाना चाहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, कि हो सके तो आप बीएड वाली बात ना बताएं। ओके मैम। मतलब आप ज्यादा ही ओवर क्वालिफाइड भी नहीं होने चाहिए ना, फिर वो उस पे भी जा जाके क्वेश्चन पूछेंगे। जितना आप उनको बताएंगे उतना उनका दायरा बढ़ते जाएगा क्वेश्चन पूछने का। और आपको मैम ये मेरा ध्यान रखना है। ग्रेजुएशन हाँ जी, बोलिए। मैम मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स से हुआ है, तो कॉमर्स से ज्यादा सवाल होंगे या जीएस से होंगे, क्योंकि ये तो सिविल सर्विसेज में उतना आता नहीं है। हम्म। जी, तो मैम सवाल आपने किससे होंगे? पूछा है कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर भी है पोस्ट में, आपने देखा होगा पोस्ट प्रेफरेंस में। जी मैम। हाँ, तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर का तो सारा ऑडिटिंग वगैरह तो कॉमर्स में ही आता है ना। ऑडिट ज्यादा कॉमर्स से हो सकता है आपसे ना पूछे, लेकिन आपको अपना साइड बाय साइड तैयार रखना है, आप अवेयर होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जीएस से एकदम ही वैसा, हमसे हमसे एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट वो क्यों पूछेंगे कि साइंस में बताओ नोबेल प्राइज किसको मिला। लेकिन आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तो वो पूछ सकते हैं ना कि बजट में क्या क्या रहा, या जीएसटी जो है वो कितना लाभदायक रहा है। ओके मैम। हाँ जी, नेक्स्ट। मैम गुड। सूट के साथ और क्या गुड एसेसरीज इवनिंग हो मैम। सकता है, ब्लेजर, स्कार्फ, ये विंटर सेशन को लेकर? आपका क्वेश्चन है कि ड्रेस कोड के बारे में। यस मैम। क्लचर आप लगा सकते हैं, मेक श्योर आप कुछ क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा कान में झुमका उमका ना मैम पहने। ब्लेजर ब्लेजर मतलब जैसे विंटर टाइम ब्लेजर है ना। पहन सकते हैं, ब्लेजर पहन सकते हैं। एक फॉर्मली आपको स्कार्फ टाई करने का, बहुत सारे लोग स्कार्फ टाई करते हैं फॉर्मली, जैसे मैंने टाई किया हुआ है, नॉट दैट, वो थोड़ा और नीट एंड क्लीन, तो आप वो करके जा सकते हैं, नो इश्यूज। और मैम इंटरव्यू के दौरान उस दिन और क्या लेकर जाना होता है साथ में?
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुका होता है, लेकिन अपना इंटरव्यू लेटर लेके जाना है, एक पहचान पत्र लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। बाकी तो आपको कम्युनिकेट भी कर दिया जाएगा कि आपको ये चीज लेके जानी है। कोई वैल्यूएबल सामान लेके मत जाइएगा। कोई अभिभावक होंगे तो आपका मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह अंदर वैसे भी नहीं जा सकता है, तो आपके साथ कोई जो आए होंगे उनको दे दीजिएगा। और बाकी आपको कुछ नहीं लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स भी ऐसा नहीं, बस आपका एज आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए एक, कि दिस इज द पर्सन जिसको इंटरव्यू कॉल आया है और ये हम ही हैं, बस। ओके, थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। मैम एनी, हाँ जी। मैंने बीटेक 2018 में किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, हम्म। और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट में मेंस निकला है। ओके। 67 68 में मेंस दिए थे, हम्म। और 2021-23 से मेरा बीएड था, और अभी करंट टीचर पोस्ट पे हैं हम, 23 ओके। से 25। तो मेरे ओके। लिए किस तरह का हम इंट्रो तैयार करें मैम? और मेरा ये भी क्वेश्चन था कि जैसे ऑप्शनल अभी मैं हिस्ट्री रखे हुए हैं, तो हम्म। ऑप्शनल और फिर मेरा बीटेक है, तो मेरा कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब क्वेश्चन वगैरह होने का? दोनों तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जीएस का तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रिकल वो है, जिसमें आपने इंजीनियरिंग। ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग में, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनोवेशन को लेके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है इतना टेक्निकल, वो गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस जैसी चीजों में कैसे हेल्पफुल हो सकता है। मैंने जैसे पहले भी बोला है, मैं आई वुड रिपीट दैट दोबारा, कि आपको अपने आप को सेल करना है। उनको बताना है कि भाई मैं तो कितना काबिल हूँ, मैं, मेरा तो ये बैकग्राउंड भी है, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, गुड गवर्नेंस चल ही रहा है, इसलिए मुझे तो आप सिलेक्ट करिए। मेरे को नहीं सिलेक्ट करेंगे तो किसको करेंगे आप सिलेक्ट? ऐसा वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और टीचिंग में रहे हैं तो मे बी, जैसे हम लोग, सपोज करिए कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमसे तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप मतलब जॉब में रही, आपने आप पढ़ाई भी की आपने, तो ये भी फैक्टर है कि आपने अपनी ड्यूटीज जो है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर नेग्लेक्ट की हैं, और आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, ये इस चीज को आपको कैसे वो करेंगे? तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। जैसे आप टीचर हैं, तो बोल सकते हैं कि टीचिंग का आई गेस कितने बजे का टाइम रहता है, 8 से 4, है ना 9 टीचर से का 4। लॉगिन? 9:30 से 4 मैम। 9:30 से 4। 9, 9:30 से 4। तो वो बोल सकते हैं कि 9:30 से 4 आपको वहां रहना चाहिए। तो आपने मतलब, क्या आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको जॉब मिली, और आप कैसी कंडीशन इकोनॉमी में लेके आ रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड ही नहीं है आप जो जॉब कर रहे हैं, और आपने क्या इस, मतलब इस एग्जाम की तैयारी में क्या आपने, हम तो कहेंगे कि आपने नेग्लेक्ट की हैं चीजें, अपनी ड्यूटी एज अ टीचर, तभी आप इतना पढ़ के आप यहाँ इस स्टेज पे पहुंच पाए हैं। हो सकता है कोई आपको प्रोवोक करे इस चीज को लेके, जैसे मुझे प्रोवोक किया गया था कि आपकी डॉक्यूमेंट्री वॉचिंग हॉबी है, तो दैट मीन्स आप बहुत सीरियस रही हैं, आप बहुत सीरियस हैं। तो इतना सीरियस नहीं होना चाहिए इंसान को। तो इस सब चीज को भी आपको प्रिपेयर करना है कि आपको अपनी कमजोरी को भी एज अ, आपको वीकनेस को भी आपको दिखाना है कि नहीं, मेरा ये प्रो है, ये मेरे प्रोज हैं, कि आप बता सकते हैं कि हम मतलब हम सब तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड मैंने हैंडल किए हैं, बच्चों को हैंडल करना आता है। बच्चों में थोड़ा कम अकल होती है, लेकिन जो हम जब अगर बच्चे भी हैंडल कर सकते हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन भी हैंडल कर सकते हैं, हम लाइन अप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें बतानी, दिस दिस विल कम एट अ स्टेज जब आपसे बोला जाए कि आपने जो ड्यूटीज हैं नेग्लेक्ट की हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि आपके प्रीवियस जॉब से आप इस जॉब में आपको क्या मतलब फायदा दिया, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है कैसे इस जॉब को सेल करने में आपका प्रोज बनेगा,
हाँ जी, एनीबडी एल्स? गुड इवनिंग मैम। हाँ, मैम गुड इवनिंग। कि कुकिंग चाइनीज डिश या फिर कुकिंग नॉर्थ इंडियन डिश ऐसे करके एज अ हॉबी प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? ये सही रहेगा? You like to cook, right? यस मैम। And you have a background, educational background of? मैम आई हैव डन इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम DU, Okay, DU में कहाँ से? दौलत राम कॉलेज। ओके, ग्रेट। तो नहीं, इनफैक्ट जैसे कि आपकी हॉबी रही है खाना पकाना, तो वो खाने पे हो सकता है आपसे पूछ लें कि ठीक है, मतलब जो इसकी रेसिपी बताइए, या आपको क्या लगता है कि खाना बनाना कैसे एक इकोनॉमिक वो है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी मम्मी लोग खाना बनाती हैं, उसको एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं देखा जाता। तो डू यू थिंक कि इसके लिए मॉनेटरी कैलकुलेशन होना चाहिए, जैसे जिसको बोलते हैं केयर इकोनॉमी? खाना पकाना इज ऑल्सो अ केयर इकोनॉमी, ठीक है? तो ये सब, एंड इट्स अ ग्रेट हॉबी। बस उस हॉबी को जस्टिफाई करवा पाइए आप, दैट कि आप ये बोल सकती हैं कि मेरी कुकिंग हॉबी है, तो मुझे मालूम है कि कितना क्या चीज रहना चाहिए ताकि एक अच्छी डिश बन सके। इन दिस वे इन दिस वे आप वो भी चीजें हैंडल कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि आपको मालूम है कि किस तरीके की सख्ती और किस तरीके की नरमी हमको चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, किस लेवल तक चाहिए, किस डिपार्टमेंट से कितनी चाहिए। तो दैट्स अ ग्रेट हॉबी। एंड समबडी इन कमेंट सेक्शन, उन्होंने भी कहा कि जो कुकिंग है टीचर्स पेशेंस, सो यू हैव द हैबिट ऑफ बीइंग वेरी पेशेंट। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। मैम मेरा मैम क्वेश्चन था। मैंने पीजी इस साल कंप्लीट किया है, तो क्या उसे शो करना उचित है? पीजी और ग्रेजुएशन का सेम सब्जेक्ट था? जी जी, हिंदी ऑनर्स है, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य है, और ऑप्शनल भी वही है? नहीं मैम, हिस्ट्री है। आपका अभी रिसेंटली हुआ है तो कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा एक मतलब, मैं तो डबल मास्टर्स कर रही हूँ, तो मैं वो दूसरा मास्टर्स दिखाती नहीं हूँ कि सोशियोलॉजी में मेरा मास्टर्स हुआ है। क्यों दिखाना? जी जी। मतलब आपका तो सेम ही पड़ा ना, सेम एरिया जाएगा। आप ग्रेजुएशन भी बोलेंगे तो आपसे सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी बोलेंगे तो आपसे सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इससे आपको कोई मतलब नुकसान नहीं है, इनफैक्ट बल्कि फायदा ही होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, कि आपने ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जिम को मतलब हॉबी रखना मतलब ठीक रहेगा? मेरा हॉबी वो जिम है, तो उसी को सोचा हूँ रखने के लिए। जिम नहीं, वर्कआउट बोल लीजिए। तो ओके वर्कआउट मैम। में, हाँ, वर्कआउट तो अच्छी हॉबी है, आई वुड से इट्स अ गुड हॉबी, क्योंकि आपको मेंटली आप इतने ड्रेन हो जाते हो ये सब पढ़ाई करते करते, आपको फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान रखना है। फिजिकली यू नीड टू बी फिट इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर टास्क, सो इट्स अ ग्रेट हॉबी। आप मैम एक इसको और बता क्वेश्चन। सकते हैं। हाँ जी, बताइए। यस मैम, तो मैंने मतलब इनिशियल पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से किया है, तो मतलब हम्म। अगर पूछे कि मतलब बीपीएससी में आने का मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिला, तो मतलब तो वहाँ तो एसडीएम सर गया, तो डीएम सर का आना जाना रहता था, तो उनसे बोल सकते हम्म। कि मोटिवेट होकर मतलब ये डिसीजन लिया गया, तो मतलब ये बोलना उचित रहेगा? ये एक सोल रीजन नहीं हो सकता है। आप बता सकते हैं कि जेएनवी में जब आप रहे तो आपने देखा कि सरकार हमारे लिए कितना काम कर रही है, कितना मतलब हद तक आप काम कर रही हो, और आप सोसाइटी, सिंस आपने इतने क्लोजली गवर्नमेंट मशीनरी को काम करते हुए देखा है, हम आप बता सकते हैं कि डीएम सर, एसडीएम सर भी दौरे पे आते रहते थे। उनका कार्यशैली और जिस प्रकार से आपका जो जेएनवी है वो काम करता था, तो आपको लगता था कि जब गवर्नमेंट मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, सो यू शुड पे बैक टू द गवर्नमेंट, टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे करके। सो इट्स ओके, आप ये बता सकते हैं, बोल सकते हैं। बट आपको पहले ये ही बोलना होगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट सपोर्ट मिला मुझे, किसी अच्छा। एक पर्सन से, मतलब पर्सन से आप प्रभावित हो सकते हैं, पर्सन से प्रभावित हो सकते हैं, बट पावर से आपको प्रभावित नहीं होना है।
तो ये नहीं डीएम सर, आई वुड नॉट से डीएम सर, एसडीएम सर, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले लीजिए कि इनके कार्यशैली, अपने प्रिंसिपल का बताइए कि वो उन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रगल किया था, तो उनका स्ट्रगल देखा, उन्होंने जैसे मैनेज किया जेएनवी, या मेरा जैसे एडमिशन हुआ तो मुझे समझ में आया कि कितना गवर्नमेंट वेलफेयर को लेके वो है। अब जब वेलफेयर का वर्ड यूज किया है तो वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर इकोनॉमी क्या होती है, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो वेलफेयर स्टेट में एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव की क्या जरूरत है, क्या रोल है, वो भी पता होना जरूरी है। तो ऐसे करके आप बता सकते हो। ये पावर से कभी प्रभावित नहीं होना, ये बात ध्यान रखिएगा। पर्सन ओके से मैम। प्रभावित होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही बताते हैं कि वो पोस्ट कितनी अच्छी है। मैम हाँ एक जी, क्वेश्चन था कि नेक्स्ट। फ्रेम चश्मा मतलब फ्रेम वाला रहेगा या तो हेलो। फ्रेमलेस मतलब? ये बहुत छोटी चीज है राहुल, बहुत माइनर चीज है। अब अगर जैसे मतलब ये बहुत ही कैजुअल टॉक अभी मैं करने जा रही हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं उनका बहुत बेबी फेस होता है, तो वो अगर रिमलेस लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना बहुत ही एकदम ना लगे कि एकदम ही यंगस्टर है फिर, क्योंकि वो चीज भी नुकसानदायक हो सकती है आपके लिए कि आपकी पर्सनालिटी एकदम ही लग रहा है स्ट्रेट आउट ऑफ द कॉलेज, ऐसे भी ना लगे। तो इस ओके। हिसाब से अगर आपका फेस कट ठीक है, हम्म। मतलब you look mature, so it doesn't matter. If you don't look mature, then go for rimless चश्मा, but it's a very मतलब छोटी चीज। थैंक यू मैम। जय हिंद मैम। हेलो। हाँ जी बोलिए, कोई एक फीमेल मैम बोल रही थी। मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम वो मैंने अपना हॉबी डांस रखा था, पर डांस हम्म। में थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन चला जाएगा क्या, या इसके लिए सुटेबल नहीं है? तो डांस मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना कि मेरे को डांस करना पसंद है, आप एक पर्टिकुलर टाइप का डांस बोलो। आपसे वहां पे ऐसा कोई प्रैक्टिकल तो लेंगे नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये नहीं बोल सकते कि मुझे हिप हॉप करना पसंद है या ऐसा कोई हाँ, डांस। वो मतलब उस टाइप का नहीं, पर मेरे से क्वेश्चन तो किया जा सकता है ना कि कथक वथक किसी के बारे में कुछ बताए, और उसके लिए थोड़ा तो डेप्थ इतना में डीप पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इतना डीप नहीं जाएगा, जैसे आप खुद ही उसको वो कर दीजिए, स्पेसिफाई कर दीजिए कि मुझे डांस में कथक करना पसंद है या कुछ ऐसा। ठीक है। मैम उसके बारे में उतना आइडिया नहीं था, तो एक ये अलोन वॉकिंग अलोन एक हॉबी है क्या मैम? वॉकिंग अलोन में आप क्या मतलब, इस पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा मतलब हॉबी रखिए ना कि जिसके डेप्थ में भी जाके क्वेश्चन पूछे तो आप कंफर्टेबली आंसर कर पाए। जैसे वॉकिंग अलोन में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा कि हाँ ठीक है आपको वॉक, तो आपको अकेले। आवाज कट गया है। हेलो। हाँ, अभी नहीं आ रहा था आवाज। जी मैम बोलिए। तो मैं यही कह रही हूँ कि हॉबी अपना ऐसा रखिए कि एकदम शैलो ना लगे कि ये क्या है। जैसे बहुत लोग गार्डनिंग करते हैं, तो गार्डनिंग इज अ गुड हॉबी। कुकिंग का बताया है किसी ने, इज अ गुड, में भी आप जाओगे तो वो बता सकते हैं। वॉकिंग अलोन में आप क्या, आपको आप वॉक लगता है। मैम वही मैं मुझे डांस पसंद है, बट उसका बस नॉर्मली डांस मुझे करना पसंद है। पर वो पूछ सकते हैं ना कौन किस टाइप का, तो उतना मुझे नहीं पता, बस मुझे नॉर्मल डांस करना पसंद है, तो वही मेरे को थोड़ा। तो इस पे गुड आप इवनिंग। तो क्या कि मुझे कथकली या कथक पसंद है। नहीं मैम ये सब नहीं पसंद है, इसलिए तो अच्छा, दिक्कत है। अरे क्या आप इस पे ना क्वेश्चन बनेगा क्योंकि डांस पसंद है, ठीक है। उसके बाद उनका यही होगा कि कौन से टाइप का डांस पसंद है, फिर आप फंसोगे। इससे बेटर है तो वही मुझे समझ नहीं आ रहा मैम, क्या बोलूँ मैं। ऐसे कर सकते हो कि आपको शॉर्ट फिल्म कर लेते हो। डॉक्यूमेंट्री तो बहुत डेप्थ हो जाएगा, शॉर्ट फिल्म्स के बारे में बोल सकते हो कि मुझे शॉर्ट फिल्म्स देखना पसंद है, या मुझे फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद है, फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग। दिस वुड इंक्लूड आपका वॉकिंग और एक्सरसाइज, ये सब। तो ये भी फिजिकल एक्टिविटीज डाल सकते हैं, फिर वो पूछेंगे ना इसमें क्या पसंद है।
तो इसके इसमें बारे में बताना पड़ेगा। बता दो कि आप कितने डेप्थ में जाओगे, थोड़ा सा बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, अभी दूसरे लोग को चांस देते हैं बोलने का। ठीक है। नेक्स्ट बोलना है। मैम गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, हेलो। मैम अब पोएट्री राइटिंग से मैम किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पोइट्री पोइट्री राइटिंग वंडरफुल हॉबी आई वुड से। आपसे पूछ सकते हैं कि आप खुद लिखते हैं या आपको सिर्फ पढ़ना पसंद है। अच्छा, अगर आपका हुआ कि नहीं मुझे पढ़ना पसंद है, तो फिर वो हो सकता है आपको प्रवोक करे कि अरे मतलब आप तो मतलब सिर्फ कंज्यूमर हैं, आप क्रिएटर है ही नहीं, नहीं आप मैम, लिखता हूँ मैं। हाँ, तो आप लिखते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि आपको किसने मतलब प्रभावित किया पोएट्री लिखने के लिए, अपनी एक दो कविताएं सुनाइए। ये सब में जाएंगे ना, तो अगर आपको अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिल रहा है, तो वो जो है यस ना मैम। बहुत पॉजिटिव वो होता है, एग्रीगेटर होता है। हो सकता है आपके 80 से अबव तो दे ही देगा वो, अगर आपको आपकी पोएट्री उनको पसंद आती है। नॉट रोमांटिक वन, बट जैसे मैम लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ पोएम वगैरह है तो वो उस तरह का एक दो। और इनफैक्ट अगर वो आपकी जैसे वो पूछते तो ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे लिखना पसंद है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं दो चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगा अपनी रिसेंटली लिखी पोएम की। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि आपको किसने प्रभावित किया पोएम लिखने का, या आपका सबसे मतलब फेवरेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि आपका फेवरेट पोएट कौन है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, और कौन कौन सी उनकी रचनाएं रही। ठीक है। यस यस मैम, ये मैं बोलना चाह रहा था कि ये इसमें क्या वो हिंदी साहित्य में भी डीपली जाना चले जाएंगे क्या? नहीं नहीं, जब तक आप उनको लेके नहीं जाओगे ना डीपली, वो जा ही नहीं सकते। तो स्पेसिफाई कर देना है शुरू में ही कि मुझे पोयम पसंद है, पूछेंगे कैसे लिखते हो या पढ़ते ही हो। लिखते एक दो पंक्तियां सुनाओ, अच्छा आपने प्रभावित किया, अच्छा आपका के कौन मतलब फेवरेट रहा, ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। और मैम जो जॉब होता है मैम, वो करेंटली जॉब के बारे में पूछा जाता है या जो पहले था, अगर उसके बारे में पूछा जाएगा? हो जाएगा। तो मैम आवाज नहीं आ रही। आपको ये ध्यान रखना है कि उनको कुछ नहीं पता है, जो आप बताओगे उनको कुछ नहीं पता। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ जी। Yes, ma'am. मैंने प्लस टू जो है वो ये इंटर जो है मैंने 2014 में किया। फिर 14 to 16 मैंने ITI कर लिया। फिर 17 में एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में, लेकिन 20 में मुझे इंडियन रेलवे में जॉब हो गया तो वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर इंडियन रेलवे में होने के बाद मैंने NOC लेके ग्रेजुएशन किया कंप्लीट 20 to 23 में। तो अगर ग्रेजुएशन या गैप ईयर के बारे में पूछे तो क्या बताएंगे? डिटेल में क्यों जाना है, उनको इतना डिटेल में पता भी नहीं होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक रखना है अपना इंटरव्यू, लेकिन इतना ऑर्गेनिक नहीं कि आप पूरा अपना घर का ही मसले मसाइल के बताने लगो। ठीक है, आप जितना बोलोगे उनको उतना पता रहेगा। आपने बोला कि ठीक है मैंने ये किया, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ किसी की वजह से, तो मैंने NOC लेके किया, बस उसके बाद कुछ नहीं पूछेंगे। वो क्यों उनको घर की थोड़ी करनी है। और बोले हॉबी से मैम क्रिकेट, जैसे कि क्रिकेट देखना या खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बहुत सारे जो ये कैंडिडेट है वो मना कर रहे हैं कि ये मत चूज करना, तो क्या ये सही रहेगा क्या? क्रिकेट आपको खेलना और देखना दोनों पसंद है? हाँ। उनका नहीं, देखिए ऑर्गेनिक रहना इस चीज को लेके। ठीक है, मुझे क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट पसंद है भाई। वो पूछ सकते हैं आप खेलते भी हैं, अच्छा आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, अच्छा वो आपको कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे मेजर लीग लोगों का कौन होता है, महेंद्र सिंह धोनी होता है, तो महेंद्र सिंह धोनी पे क्या आता है कि वो बहुत काम एंड कंपोज्ड रहते हैं, विच इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन दैट वी आर गोइंग इनटू। तो ये सब बताएंगे तो अच्छा। इनफैक्ट क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपका फिजिकल एक्टिविटी भी होता है। आप ये बोल सकते हैं कि पढ़ाई मतलब कभी कभी जब लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं हो पा रही है या ध्यान नहीं हो पा रहा है, तो मैं चला जाता हूँ क्रिकेट खेलने। दिस एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बूस्टर। जैसे पिछले बार कई कैंडिडेट ये शिकायत कर रहे थे कि क्रिकेट ये हॉबी के बारे में जो है वो इरिटेट हो जा रहे थे।
तो वो थोड़ा डर लग रहा है। इरिटेट वो तब हो जब आप आंसर नहीं कर पाओगे। आपने बोल दिया मुझे क्रिकेट पसंद है, देखना पसंद है। किसी को ऐसे पसंद नहीं होता कि कोई आदमी सिर्फ कंज्यूमर ही है, उससे कुछ आपका आउटपुट नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे हाँ, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते भी हो, तो क्रिकेट खेलने पे ज्यादा गौर करना कि आप क्यों, मतलब आपको क्यों पसंद है क्रिकेट खेलना। ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन हेलो। था कि सीनियर सिटीजन से बात करना ये हॉबी, इस पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या इस तरह का हॉबी लेने से कोई किसी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है क्या? सीनियर सिटीजन से आपको बात करना पसंद है? यस मैम। बात करना इन जनरल भी ठीक है, कोई वो नहीं है, लेकिन इस पे आप सीनियर सिटीजन से बात करना आपको पसंद है, तो इसको लेके ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे। और ज्यादा से जो आपको पसंद है तो उसमें आपको क्या पसंद, सीनियर से बात करना पसंद है, इसका मतलब है कि आप ओल्ड सोल हैं। ओल्ड सोल समझ रहे हैं आप? ओल्ड सोल वो होता है जिसका शरीर मतलब यंग होता है, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो बहुत पुरानी होती है। मतलब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको क्यों पसंद है, क्या ऐसा रीजन क्या है, आप अपने लोगों के साथ क्यों नहीं, आपका समन्वय बैठ पाता, कि आपको उन लोगों से बात करना नहीं पसंद, इन लोगों से बात करना पसंद है। तो क्या मैम किया जाए मैम? दूसरा ऑप्ट कर ले या फिर कंटिन्यू कर सकते कंटिन्यू कर सकते हैं, एक दो उसमें देख लो। हॉबी तो तुम मतलब हॉबी तो आप जाके इंटरव्यू हॉल में चेंज कर दो, कहीं लिख के थोड़ी ले रहे हैं आपसे। बस बी कॉन्फिडेंट कि वॉट एवर कम्स इन योर वे, आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो कि हाँ ये हॉबी है, तो इसका ये चीज, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्री वॉचिंग है, तो बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्री का लिखते हैं कि उनको डॉक्यूमेंट्री पसंद है। उनका यही क्वेश्चन होता है कि आप बहुत कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट, आप उसका क्रिएटिविटी आपका थोड़ी कुछ लग रहा है, आप तो कंटेंट। हाँ जी। हैं। ओके मैम, थैंक ओके। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा वन ऑफ द हॉबी है कि प्लांटिंग, तो क्या ये वर्ड सही है प्लांटिंग, या फिर इसे चेंज करके गार्डनिंग कर सकते हैं क्या, या फिर प्लांटिंग ज्यादा डाइवर्स हो जाएगा? गार्डनिंग होता है, प्लांट तो प्लांटिंग तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट भी प्लांट करते हैं ना, वो थोड़ी गार्डनिंग इज गार्डन एंड ऑल, गार्डन है सही वर्ड। एंड मेक श्योर, जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आ रही है, आ रही है। हाँ, प्लांटिंग इज नॉट अ, मेक श्योर आप खुद भी देख सकते हो, गूगल कर लीजिए तो गार्डन। ओके मैम, ओके। मैम मेरी हॉबी नॉवेल मुझे रीडिंग है वैसे, तो क्या अगर नॉवेल रीडिंग मैं बोलती हूँ तो वो लिटरेचर में डेप्थ में जाएंगे? हाँ, रीडिंग आप लिख रहे बोल रहे। हाँ जी। मैम तो अगर लिटरेचर में मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने हिंदी उपन्यास कुछ पढ़े हैं जैसे, तो अगर लिटरेचर में वो अलग अलग फॉर्म में डेप्थ में जाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। इसीलिए तो जरूरी है ना, इंटरव्यू आप अपने तरीके से मोड़ सकते हो, मतलब जहाँ आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे मैंने शुरू में ही सेशन का जब स्टार्टिंग हुआ था तब क्या कहा था कि आपसे हेडलाइंस भी पूछ रहा है ना, तो आपको इतना दिमाग लगाना है कि आप वो हेडलाइन बताओ जिसके बारे में आप प्रिपेयर्ड हो। तो इंटरव्यू में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने बोल दिया ठीक है मेरी हॉबी ये है, तो आप खुद ही बोल दो कि मुझे प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ना पसंद है। वो भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि वो उनको डायरेक्शन मिल गया, उनको लगा वो लीड कर रहे हैं इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू का लीड तो आपने ले लिया, क्योंकि आपने खुद ही वो कर दिया, उनका जो एरिया जो है नैरो कर दिया। अब वो इधर उधर का नहीं पूछ,
आपका वो कौन है? पूछ सकते हैं ना कि प्रेमचंद के अलावा बाकी नॉवलिस्ट को आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? प्रेमचंद के अलावा ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं नॉवलिस्ट, लेकिन हिंदी में प्रेमचंद का नाम है, प्लस प्रेमचंद स्कूल करिकुलम से पढ़ाया जा रहा है। और जब जिस ऑथर के लिए इंटरेस्ट जाग जाए, प्रेमचंद की क्वालिटी नॉवेल्स रहे हैं, मतलब उनपे अगर हिंदी का नोबेल प्राइज होता तो शायद उनको मिलता। ओके मैम। इट्स थिंक अगर प्रेमचंद के अलावा बोल सकते हैं आप कि प्रेमचंद के अलावा भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रेमचंद से बचपन से लगाव है। प्रेमचंद का ही था ना शायद ईदगाह। यस मैम, यस। हाँ, तो स्टोरी। इंट्रोड्यूस करवा देंगे प्रेमचंद से। और तो दूसरी और एक मैं कह रही थी कि डायरी राइटिंग मेरी हॉबी है, तो ये मैं बोलूँ तो गेट योर वर्ड स्ट्रेट, ठीक है। डायरी राइटिंग नहीं होता, जर्नल राइटिंग होता है, जर्नल। ओके मैम, मैं जैसे डायरी राइटिंग इन द सेंस कि जब मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ या बहुत खुश होती हूँ तो मैं उस दिन लिख लेती हूँ डायरी में कि आज ये हुआ, तो इस तरीके से मेरी ये हॉबी है। राइटिंग होता है जर्नल, ठीक है। तो उसको ऐसे बोलना है कि मुझे जर्नल लिखना पसंद है, एंड इट्स अ गुड हॉबी एक्चुअली। आप उसको कभी ट्राई करें तो आप अपनी जब फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं तो वो फीलिंग्स एंड इमोशन माइल्ड हो जाते हैं। अगर वो भी शांत हो जाएगा तो। ठीक है मैम, थैंक यू। तो मैं जनरल राइटिंग बोलूँ? हाँ, ठीक है, जर्नल। ओके। हेलो मैम। गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम। मैम, मेरी मेरी पहले हॉबी। बात करना चाहूंगी पहले। जी मैम। जी मैम, मेरी हॉबी स्मॉल फार्मिंग और गार्डनिंग है, और मैं जॉब में भी हूँ, एएसओ हूँ अभी जल संसाधन विभाग बिहार सरकार में। तो इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है मैम? और दूसरा क्या कि इस हॉबी से और जॉब से कोरिलेट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम भी रहेगा क्या? नहीं, कोरिलेट करना जरूरी भी तो नहीं है ना। आपको अपने खाली समय में क्या करना है, लेकिन पूरे जल संसाधन विभाग से क्या मैटर करता है? जी जल संसाधन मैम। तो आप एज एन इकोनॉमिक क्रिएट कर रहे हैं ना, इकोनॉमी में आप contribute कर रहे हैं। मैम, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आओ। जी मैम। हाँ जी। जैसे अ, है कि ठीक है, आपको वो क्या बोल रहे थे आप, गार्डनिंग कर स्मॉल फार्मिंग करना पसंद है, तो इट हॉबी कोरिलेट वाली बात नहीं है, बट हम रिलेशन लीड कर सकते हैं कि आप गार्डनिंग का हॉबी होगा। जैसे मैम आपकी आवाज फ्लक्चुएट मैम, कर रही आवाज है। नहीं आ रही है मैम आपकी। एक मिनट। हेलो, मेरे ईयरफोन्स की बैटरी चली गई है तो अब शायद सही है, जी अब मैम, सही है। अभी सही है। अच्छा, ठीक है। तो आपकी गार्डनिंग की हॉबी जो है वो जल संसाधन में भी मतलब उसको कोरिलेट ऐसे कर सकते हैं कि पोल्यूशन वगैरह, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उसको कम करने में काम कर सकता है, फ्लड कंट्रोल के उसमें काम कर सकता है। ड्रॉट वगैरह आता है तो उसमें जो मतलब क्या बोलते हैं, डेजर्ट में अलग प्लांट्स लगते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए अलग लगते हैं, साइक्लोन के लिए अलग प्लांट्स लगते हैं, ट्रीज लगते हैं। ये सब आप कोरिलेट, आप तो यू ऑल आर, मतलब आई थिंक आपको शायद गाइडेंस की इतनी जरूरत नहीं है, आपको खुलने की जरूरत है। आप अपने दिमाग को, अपना जो व्यक्तित्व है उसको ब्रॉडन अप करिए, कि आप खुद ही सोचिए कि हाँ, मेरे से मेरा ये हॉबी है तो मेरे से क्या पूछा जा सकता है। आपका आईक्यू टेस्ट जो होना था ना वो हो चुका। देर आर मेनी ऑफिसर्स जिन्होंने दिन रात करके पढ़ाई की है, उनका भी नहीं निकला है इंटरव्यू कॉल, लेकिन आप लोगों का निकला। तो कुछ तो बात होगी ना। सो ब्रॉडन अप योर होराइजन। सोचिए, आप ऑलरेडी आईक्यू आपका इतना तेज है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, बट आप प्रेजेंट तो होइए ना। आप जब इंटरव्यू हॉल में जा रहे हैं तो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका। आप आप अब कैंडिडेट नहीं रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो चुके हैं, आपको ये सोचना है।
जी मैम, और इसमें मैम जो टाइमिंग रिलेटेड है मैम कि ऑफिस के बाद वाला टाइम का, तो वो सही रहेगा ना मैम ये हॉबी में? हाँ, तो हॉबी क्या होता है? हॉबी मतलब जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं ना। ऑफिस आवर्स में तो आपके पास खुद ही फाइल्स और इसका इंस्पेक्शन वगैरह का ढेर लगा होता है। इनफैक्ट ऑफिस आवर्स के बाद भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो वो जब फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम में आपको क्या करना पसंद है, वो है हॉबी। जी मैम, तो ये सही है हॉबी मैम मेरे लिए? वेरी गुड। मतलब कोई हॉबी देखिए खराब नहीं होती है, लेकिन आपको ये है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न देखना है आपको, कि आप जो हॉबी प्रदर्शित कर रहे हैं उससे आपका आपका ये जो पूरा सेशन है वो इस पे है कि आपको इंटरव्यू को काबू करना है और अपना होराइजन इतना नैरो कर लीजिए। उस टाइम पे आप ऐसे ऐसे गाइड करते रहिए उनको कि हाँ सर मेरे को तो कथक पसंद है, तो वो कथक पे आएंगे। फिर कथक पे पूछेंगे आपका फेवरेट डांसर आपने प्रिपेयर किया होगा, फेवरेट डांसर से वो पूछ लेंगे। आप करंट अफेयर्स का पूछ रहे हैं, वो इंटरनेशनल आपको न्यूज़ बतानी है, तो आप क्यों बताओगे अलकायदा या बॉन्डी बीच में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में कैसे अटैक हुए, जब आपको खुद ही नहीं पता होगा। इसराइल पैलेस्टाइन वाला इशू क्यों रेस करना जब आपको खुद नहीं पता होगा। ऐसा कुछ बताओ ना कि हाँ अभी पीएम मोदी यहाँ गए या उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसे बताओ। जी मैम। आपको गाइड उनको करना है, उनको लगे कि हाँ ठीक है मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन गाइड आप ही करोगे। और जब ये समझ लीजिए कि आपका जब वो कनेक्शन टूट गया ना, कि वो गाइड करने लग गए वो चीज, तो फिर प्रॉब्लम है। जी थैंक यू मैम। मैम मुझे गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। हेलो हेलो, गुड मैम। इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ मैडम, मेरा हॉबी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करना, तो इससे मैं चाहता हूँ कि इससे क्वेश्चन पूछें, तो ये कैसा रहेगा? एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करना तो कोई मतलब ये वो नहीं हुआ ना। बोल सकते एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना मुझे पसंद है, या एग्रीकल्चर नहीं, लोगों से बात करना, एग्रीकल्चर में क्या समस्या है, क्या न्यू इनोवेशन हो रहा है बिहार में, उसको कृषि भी की आप क्या? रीडिंग में डालो। उसको भी आप बोलो कि मुझे आई लाइक टू रीड अबाउट न्यूज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। उसको, क्योंकि आप वो चीज भी रीड ही कर रहे हो। बात करने से देखिए, बात तब करेंगे ना जब आप खुद वेल रेड होंगे। ओके। एक्सपीरियंसेस तो लेने हैं लोगों से, लेकिन उस चीज को दर्शाना थोड़ी है। अब भाई मुझे मैथ्स आती है, ये थोड़ी मैटर करता है कि मैंने किसी से पढ़ के वो करा है या मैंने खुद पढ़ के मैथ्स आती है मुझे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग न्यू इनोवेशन देखना, सुनना, पढ़ना पसंद है, ये नहीं कि बात करना पसंद है। ठीक ओके है। ठीक है। ओके। मैम गुड लीडर इवनिंग मैम। से हेलो बताइए। मैम। एक मेरा मिनट, नीलू जी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यस मैम। क्वेश्चन उनका, हाँ बताइए। मैम मेरा मेरा क्वेश्चन है कि मैंने हॉबी में ट्रैवलिंग को रखी हूँ, बट ट्रैवलिंग में मैं क्योंकि मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं हजारीबाग से हूँ, झारखंड से। तो मैम सिर्फ पटना और गया घूमी हूँ, तो क्या ये मेरे लिए सही है हॉबी रखना? ट्रैवल का व्लॉग्स बोल दीजिए आप ट्रैवल नहीं किए हैं। बोलिए कि आई मैम लाइक सिर्फ वॉचिंग। मैं सिर्फ बिहार में मतलब पटना और वहाँ घूमी हूँ, बाकी मैं इंटरनेशनल सिंगापुर घूमी हूँ और बाकी जगह घूमी हूँ, और मैं दिल्ली ये सब घूमी हूँ। तो वेल, गुड इनफ, इट्स अ गुड इनफ हॉबी। मुझे लगा कि आप घूमी ही सिर्फ वही चीज है, तो नहीं फिर मैम, मैं बिहार में मैं बस उतना ही घूमी हूँ। लेकिन मेक श्योर आप ये प्रेजेंट ना करें कि आप बिहार के नहीं हैं। थोड़ा अच्छा, सा इसको नहीं प्रेजेंट करना। ये चीज प्रेजेंट ना करें तो बेटर होगा। तो वो खुद ही ऐसे बताएंगे कि अच्छा आप जहाँ से हैं। आप ये मेक श्योर करिए कि उनको ना पता चले कि आप कहाँ से हैं। ओके मैम। मैम और मेरा एक दूसरा हॉबी है मेहंदी स्केचिंग, तो क्या यही नाम रहेगा? मतलब मेहंदी लगाना, खुद को लगाना या दूसरों को, ये पसंद है मुझे हॉबी, तो इसको क्या फॉर्मल तरीके से कहेंगे? मेहंदी स्केचिंग। मेहंदी स्केचिंग तो नहीं हुआ, मेहंदी आर्ट मेकिंग ऐसे कह सकते हो। ओके मैम, और जैसे हम लोग मैरिड है तो हम लोग के लिए बिंदी तो चलेगा इंटरव्यू नो वाले दिन में?
नो मैम इश्यूज। और चैट जीपीटी का सहारा लेकर मतलब कर सकते हैं तैयारी, चैट जीपीटी सही है? हाँ ऑफ कोर्स, मैम और व्हाटएवर अभी मैं मेक्स यू हैप्पी, ओके मैम, व्हाटएवर अभी मैं जो हेल्प्स। क्लासेस यूज कर रही हूँ वो सही है या फिर फ्रेमलेस सही है? आपको वैसे ही मतलब आप थोड़ा सा उस दिन और बेटर तरीके से प्रेजेंट होंगी, तो दिस इज ऑल्सो गुड, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि यू हैव अ फेस ऑफ अ मेच्योर लेडी। सो आपका रिमलेस लगाए बिना उसके लगाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैम और फैमिली के बारे में भी वो कुछ पूछते हैं क्या, या फिर जैसे मेरा नहीं, बेटा है तो फैमिली के उससे बारे में रिलेटेड? नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे वो। मैम वो उनको कंट्राडिक्ट तो मतलब करेंगी कि आप अच्छी मदर नहीं बन पाइएगा या वो दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ बोलेंगे? बिकॉज आपका सिंदूर लगा है तो वो बोलेंगे कि मतलब आपने इतने लेट से तैयारी शुरू की, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मदर में भी निग्लेक्ट की। बट ये क्वेश्चन वो करेंगे नहीं, बताते हैं क्यों, दैट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ आस्किंग अ फीमेल कैंडिडेट कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। आप तो खुद उसको नैरो डाउन कर रहे हैं ना, आप डिग्रेड कर रहे हैं कि आपकी जगह घर में है, आपकी जगह एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। दे वोंट मतलब रिस्क इट। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम हाँ मैम जी, मेरी हॉबी बॉलीवुड मूवी देखना है और गाने सुनना, तो ये सही रहेगा मैम हॉबी? आपने क्या बोला है, कौन सी मैम मूवीज? बॉलीवुड मूवीज देखना ओके ओके, और हाँ गाने ठीक सुनना। है। गाने सुनना, गाने में क्या सुनना? मैम बॉलीवुड गाने सुनना। ओके, गुड इनफ। वो पूछ सकते हैं कि कॉमर्शियल मूवीज जो होती हैं और आर्ट मूवी में डिफरेंस बताइए, बॉलीवुड में कौन सी मूवीज बनती हैं। फिर अभी रिसेंटली जो है न्यूज़पेपर और व्लॉग ब्लॉग मतलब जो आर्टिकल्स हैं उसमें आप देख रहे हैं कि देर आर नेशनलिस्ट मूवी कमिंग इन थिएटर्स, लाइक एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए भी बहुत सारी मूवी आ रही है। तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको बॉलीवुड मूवीज पसंद है तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सेंसरशिप का क्या रोल है बॉलीवुड में। आपको क्या लगता है कि कबीर सिंह जैसी मूवी जो है बच्चों को दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, या ऐसे सर्टिफिकेशन वगैरह का, इस चीज का। वो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी मूवी फर्स्ट मूवी बनी थी बॉलीवुड में, बॉलीवुड का नाम कैसे पड़ा, फर्स्ट बोलने वाली मूवी कौन सी बनी थी, ये सब। ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है हाँ पोस्ट जी बोलिए। प्रेफरेंस रिगार्डिंग। किससे? मैम पोस्ट प्रेफरेंस से रिगार्डिंग क्वेश्चन है मैम। हाँ हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस बताइए। मैम जब मैं फॉर्म डाल रही थी तो उस समय मेरा एज 21 था, 22 वाले पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी। तो क्या मैं उस पोस्ट को नीचे रखूं और 21 वाले जो पोस्ट जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ उसको ऊपर रखूं? वो आपको वैसे भी सिलेक्ट मतलब इस जो एज का डेफिनेशन और एज का वो डिटरमाइन करते हैं ना, वो तब से करते हैं जब एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे ही 21 नहीं हुई थी या 20 थी तो आप वैसे ही इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो आप उसको रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम नहीं होगा इस चीज को लेके। ठीक है, मैं जैसे मतलब सीक्वेंस में मैं भरी हूँ वैसे ही रखूं, उसको चेंज नहीं करूं? हाँ चेंज नहीं करिए। ओके। और मैम एक और क्वेश्चन है बोलिए। साड़ी के रिगार्डिंग। साड़ी साड़ी का कलर कैसा होना चाहिए? माइल्ड, माइल्ड एकदम। जो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं उनको आप देखिएगा वो भड़कीले डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं। गांधी जी को देखा है कभी? कभी वो ब्लैक कलर की उसमें दिखे हैं आपको? या नेहरू, या हमारे पीएम मोदी? सो यू नीड टू मेक श्योर कि हल्के कलर के वो हों, मतलब सादा कलर जिसे बोलते हैं, नॉट नियॉन, नॉट एकदम पिंक, पिंक, बेबी पिंक यू स्टिल कैन ऑप्ट, बट नॉट पिंक। पर्पल, ब्लू, ब्लू भी चल सकता है, नॉट पर्पल। ये सब चीज का खुद ही ध्यान रखना है ओके आपको। मैम। और उस शूज पहन सकते हैं या फिर उसके मतलब क्या? पैर में मैम सैंडल या शूज या सिंपल जो स्लीपर होता है चप्पल वो? शूज मत डालिएगा, शूज अच्छा नहीं लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, दिखता तो वैसे भी नहीं है लेकिन फिर भी। ठीक है।
तो हाइट अगर थोड़ा सा बिलो एवरेज है तो थोड़ा वेज हील्स पहन लीजिए, बट उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, चलना वलना आता है ठीक से। बट इतना मत सोचिए, स्पोर्ट शूज मत डाल के आ जाइएगा। नहीं मैम, वैसे ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। मैम मेरा प्रश्न है कि हाँ, मेरा प्रश्न है कि मेरा वैकल्पिक विषय भी हिंदी भाषा एवं साहित्य ही है, और मेरा ग्रेजुएशन भी वही है, और मेरा हॉबी भी मैं हिंदी उपन्यास और कहानी पढ़ना रखी हूँ। क्या ये मतलब ठीक रहेगा, या फिर एक ही जैसा सब, वैविध्यता नहीं दिख रहा ऐसा? डाइवर्सिटी क्यों दिखाना है? मुझे वो चीज पसंद है, इसलिए तो मैंने वो चीज ऑप्ट की पढ़ाई में। एंड आपसे ज्यादा लकी कौन हो सकता है, जो चीज आपको पसंद है उसी विषय में आप ग्रेजुएशन की। ये प्रिविलेज होता है, वरना बहुत लोगों को म्यूजिक पसंद होता है और वो बीटेक करके बैठे होते हैं। सर तो इस ये मैम तो इसमें डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने तो हिंदी साहित्य पूरा एकदम। हाँ, क्यों नहीं पूछा जाएगा? आपका ग्रेजुएशन वही है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वही है, तो पूछा जाएगा ऑफ कोर्स। और विद्यालय अध्यापक भी हूँ मैं, और प्राथमिक विद्यालय में, तो फिर इससे भी कैसे प्रश्न आ सकते हैं जैसे? प्राथमिक विद्यालय मतलब यही है कि आपको प्राइमरी एजुकेशन में क्या कमी लगती है, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या रहा है, और क्या बोलते हैं एक होता है ना ड्रॉप आउट रेट क्या रहे हैं, समग्र शिक्षा क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान की मतलब आपको ये कि इसमें क्या कमी नजर आती है, मिड डे मील में आपके यहाँ क्या बनता है, डू यू थिंक इट इज न्यूट्रिशियस इनफ, और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमी है। और प्राइमरी का ही नहीं, आपसे सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। ओके मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैं पूछ लूं मैम पहले? मेरा क्वेश्चन है एक, अच्छा ठीक है। पूछ लूं मैं? हाँ जी बोलिए, सुना। हाँ मैम, मेरी 3-4 क्वेरी है मैम। पहला क्वेश्चन है मैम कि लैंग्वेज अगर मैं मतलब मैंने मेंस आंसर राइटिंग इंग्लिश में किया है, पर मैं बोलने के समय हिंदी में कंफर्टेबल होती हूँ, पर मेरा टर्म जो है वो इंग्लिश में आ जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी? नो इश्यूज एट ऑल। इनफैक्ट जैसे होता ये है कि उन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि इस पर्सन को ये लैंग्वेज अच्छी आती है या ये कंफर्टेबल है। बिहार का इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है कि आपसे मीडियम ऑफ इंटरव्यू भी लिखवाया जाएगा। एंड अगर वो इंग्लिश इंग्लिश समझ तो आ ही जाती होगी सबको, उसका भी आप उत्तर हिंदी में दीजिए। इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में। अब ये ना हो कि किसी को इंग्लिश आती है जैसे तो वो हिंदी प्रश्न का भी उत्तर इंग्लिश में दे रहा है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश का हिंदी चल सकता है, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हिंदी में आप आंसर दे सकते हो, लेकिन कभी ये मिस्टेक नहीं करना है कि हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप इंग्लिश में बोलने लग रहे हो। ये बहुत टर्न ऑफ वाली चीज होती है लोगों के लिए, इंटरव्यू पैनल के लिए। एंड ऑफ कोर्स बिहार इज अ हिंदी स्टेट, सो अगर आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है हिंदी में बात करिए, ओके कोई मैम। इशू नहीं। सेकंड क्वेश्चन। टर्मिनोलॉजी तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे साइंस को लोग विज्ञान थोड़ी बोलने लगते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और मैम कुकिंग में मैम मुझे सब कुछ नहीं आता है, बट जो यूट्यूब पे देख के बनाते हैं ना, मतलब कुछ भी यूट्यूब पे जो भी आता है मैं वो बना लेती हूँ, तो उसको क्या टर्म दूं मैं? वो कुकिंग में कोई ऐसा ससुराल सिलेक्शन बोर्ड नहीं चल रहा है, चिल रही है। जो कुछ बोल दीजिए सर नहीं आता बनाना, एज अ हॉबी है, एज अ फुल टाइम जॉब नहीं है। कैजुअल कुकिंग वगैरह नहीं बोलना है, कैजुअल कुकिंग कोई टर्म ही नहीं है। ऐसा कोई अपने से निकाल के नहीं बोल सकते ना कैजुअल कुकिंग, टर्म का ध्यान रखना है, ठीक है? आपको यूट्यूब से अब वो इतना भी डीप में नहीं जाएंगे। कुकिंग अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्या बनाना अच्छा लगता है, कहाँ की डिशेस बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ इंडिया में चाइनीज ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो यहाँ की चाइनीज वहाँ की चाइनीज में क्या डिफरेंस है, ऐसा ऐसा लाइटली। और मैम फिजिक्स ऑनर्स में मैम क्या मुझे बहुत डीप पढ़ना होगा ग्रेजुएशन का पूरा सब्जेक्ट, या फिर घटना चक्र या लूसेंट से काम चल जाएगा?
फिजिक्स में पहले तो ये ध्यान रखना है नोबेल प्राइज किसको मिला है, इनोवेशन क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या चल रहा है, फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा नेशनल साइंस मिशन चल रहा है, तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। कोई फिजिसिस्ट जो है जिसको नोबेल मिला हो हमारे साइड से, आई थिंक देयर इज वन इंडियन फिजिसिस्ट, सीवी रामन। यस मैम। हाँ, सीवी रामन, तो उनको मिला है, तो उनके बारे में जानती हैं, क्या जानती हैं, उनको किस इनोवेशन के रिगार्डिंग मिला है। ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे, ज्यादा डीप तब हो जाता है जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस और हमें दीप्ति मैम का बोर्ड मिल जाए, तो वो डीप में चला जाएगा। आप फिजिक्स बोलेंगे दीप्ति मैम के सामने तो उनको तो खुद कम पता होगा ना, तो आपसे क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे। पढ़िए, लेकिन सरसरी तौर पे, ये नहीं कि एकदम ऑप्शनल ही रिवाइज कर रहे हैं, यूपीएससी का मेंस कर रहे हैं आप। और मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाती है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 दिन पहले हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरा प्लीज मेरे को क्वेश्चन पूछने दीजिए थोड़ा। राहुल, वेरिफिकेशन से रिलेटेड। राहुल स्पीक पहले। ओके मैम। मैम एक मेरा पहला क्वेश्चन है कि मेरा वो जो एडमिट कार्ड होता है ना, मेंस वाला स्टिकर लगा हुआ, वो मेरा खो गया है, तो उसके वजह से कोई इश्यू होगा? नहीं राहुल, इस चीज को लेके कोई इशू नहीं होगा, वो अपनी सेफ्टी के लिए आदमी रखता है। अब आपका नाम ही आ गया तो भाई आपको क्या ही दिक्कत होगी। अब आप ओके मैम। कॉन्फिडेंट रहते उस चीज को लेके कि मेरा मीन्स बहुत अच्छा गया, मेरा मार्क्स नहीं आए हैं, या आपका कोई पेपर ही नहीं दिखा रहा होता ऑनलाइन पोर्टल पे, तो दिक्कत थी, ऐसे कोई दिक्कत ठीक है नहीं। मैम। ओके, अच्छा एक और चीज़ है कि मतलब मेरा ऑप्शनल है, सॉरी ऑप्शनल तो हिस्ट्री है, मगर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है। कोई लॉ होगा बहुत फेमस होगा केमिस्ट्री का, जैसे ना यूपीएससी में हम लोग भी जब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं ना, तो हम लोग ये नहीं है कि हम पूरा अपना ग्रेजुएशन वाला ही निकाल के बैठ जाते हैं। यूपीएससी में एक बहुत फेमस मैम है, शुभ्रा रंजन मैम, उनके ही नोट्स ऐसे देख लेते हैं सरसरी तौर पे कि अच्छा ये जो फिलोसोफर है ये कहना चाह रहा था, या ये आइडियलिज्म पे बिलीव करता है, या ये वो, तो वैसे। तो केमिस्ट्री में भी जस्ट यू शुड नो द लॉज, यू शुड नो कि हाँ कोई इनोवेशन हुई है, रिसर्च एंड ओके डेवलपमेंट हुआ है, या कोई इनिशिएटिव चल रहा हो, ये केमिस्ट्री का नॉर्मल डे टू डे में क्या यूज है, बस इससे ज्यादा नहीं। ओके, मैंने क्या किया ना कि लूसेंट का पूरा साइंस जो है वो केमिस्ट्री का पूरा पढ़ लिया, और 6 to 10th पूरा एनसीईआरटी कवर कर लिया है। तो 6 to 10th हाँ। एनसीईआरटी वगैरह में इतना थोड़ी वो साइंटिस्ट वगैरह का थोड़ी लिखते हैं, बट लूसेंट में थोड़ा बहुत होता है, और कुछ कुछ लॉज होंगे जो बहुत फेमस होंगे। आई एम नॉट वेल रेड इन ओके केमिस्ट्री, तो मैं तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कुछ कुछ लॉज होंगे ना जो बहुत फेमस होंगे, जैसे फिजिक्स ओके, में कर लूंगा ग्रेविटी का उसको। लॉ होता है, या कुछ ऐसा ऐसा, ऐसे ही आपके यहाँ भी होता है, होंगे तो बॉयल्स वो, लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह होता है। हाँ ठीक है। तो वो सब होना चाहिए, कर पढ़ा लेंगे उसको। चाहिए। एक चीज और है कि मेरा टीचिंग, मतलब मैंने अपना हॉबी रखा है टीचिंग, तो ये मतलब सही है या फिर इसमें ज्यादा फंसेंगे? टीचिंग में यू लाइक टीचिंग, है ना? यस यस मैम। नहीं, उसमें फंसने वाली क्या बात है, इनफैक्ट वो ही सबसे मतलब इंसान सही होता है जो वो एक 5 साल के बच्चे को सेम चीज बता पाए, इट मीन्स यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो टीचिंग इज अ गुड हॉबी, टीचिंग कैन बी अ गुड हॉबी, अनलेस एंड अनटिल आप उसको मॉनेटरी उसके लिए यूज ना कर रहे हो, मॉनेटरी गेन्स यस मैम। ना करें। मतलब ये नहीं बोलने लगेगा, मतलब आई वुड नॉट से ज्यादा कि वो टीचिंग का बता रहे हैं कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, एज इन कि मैं क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह बेचता हूँ, नहीं वो नहीं भी। नहीं, ऐसा कुछ भी हाँ नहीं है, नो नो नो। हाँ, नॉर्मल पढ़ाते, मतलब बच्चों को नॉर्मल पढ़ाते हैं, टीचिंग अच्छा सब लगता है सब बस। हाँ अच्छा लगता है, मतलब एक फ्री विल एक टाइप हो जाता है, चैरिटी टाइप हो जाता है, तो इट्स अ गुड हॉबी। हेलो ओके। मैम। और हिस्ट्री, अच्छा ओके ठीक, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम, क्या हॉबी में हम मैम स्टैंड अप कॉमेडी रख सकते हैं? क्योंकि मेरा ये चेस प्लेइंग है और स्टैंड अप कॉमेडी, तो दोनों में से कंफ्यूज है कौन चेस सा रखें। चेस चेस क्या? चेस मैम, अच्छा चेस, प्लेइंग चेस। यू लाइक और प्लेइंग चेस, अच्छा। और मैम स्टैंड अप कॉमेडी भी है, मैं कॉलेज में भी करते थे, तो क्या
हाँ बेहतर रखिए। कौन सा रहे? आई थिंक दोनों ही बहुत वंडरफुली आर्टिकुलेटेड हॉबीज हैं। स्टैंड अप कॉमेडी में आपके अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कुणाल कामरा का बहुत जी मैम। होता है। सेंसरशिप का आता है। एक कोई और पर्सन है मुनव्वर, उसका भी मुनिस इतना। मुनेवर है मैम। हाँ मुनव्वर। तो इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, सेंसरशिप के बारे में पूछा जा सकता है। चेस इज ऑल्सो अ ग्रेट हॉबी। चेस में क्योंकि आजकल इंडिया बहुत स्ट्राइड्स ले रहा है। प्राग प्राग है जो अच्छा है, नंदा। गुकेश है। हाँ, तो ये सब है। दोनों ही अच्छा है। विदित है। दोनों अच्छा है। यू नीड टू टेक अ कॉल। इतना भी डाइवर्सिफाई नहीं करना है हम लोगों को, एक ही रखे हॉबी। इतना थोड़ी टाइम है हम लोगों के पास कि दो दो हॉबी रखेगा आदमी। मतलब वो तो अपने कॉल पे है, बट इतना नॉन सीरियस भी ना लग जाए ना उन लोगों को कि भाई इसकी तो दो दो तीन तीन हॉबी ही है। तो मेक अ कॉल। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। मैम ऐसे राइटिंग में कौन सा किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? यू लाइक राइटिंग ऐसे ऐसे आर्टिकल्स? राइटिंग। हाँ हाँ हाँ, ऐसे राइटिंग। बहुत सारे एसेइस्ट होते हैं ना वगैरह। मतलब बुक पब्लिश करने से पहले ऐसे ही तो पब्लिश करते हैं। थे मार्क्स भी ऐसे लिखता था। तो ऐसे राइटिंग इज अ गुड हॉबी। बट इस पे आपको अभी, मुझे तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है कि ऐसे राइटिंग में कुछ एसेइस्ट होते होंगे जिन्होंने आपको प्रभावित किया होगा, या उनको पढ़ के लगा होगा कि हाँ ये तो अच्छी चीज है जिसको मैं लिख सकता हूँ। फिर ये पूछ से कॉमन प्रॉब्लम और वट एवर यू आर फीलिंग, या ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में लिखते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हेलो मैम। हाँ। मैम मेरा हॉबी लीडरशिप है। हेलो। हेलो। हेलो मैम। हेलो। हाँ बताइए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बताइए। मैम मेरी हॉबी लीडरशिप है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किन बातों से मुझे बचना चाहिए? और दूसरा, हिस्ट्री ऑप्शनल को इतने कम टाइम में कैसे तैयार करें? आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है। मेरी हॉबी लीडरशिप है मैम, तो मुझे इसके लिए हाँ जी। किन किन चीज़ों को तैयार करना चाहिए और हिस्ट्री ऑप्शनल को तैयार कैसे करना चाहिए कम टाइम में? तो लीडरशिप है तो क्या कोई कैसा, मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या पॉलिटिकली इंक्लाइंड है आप, या स्टूडेंट नो लीडर रह मैम, चुके हैं? मुझे पॉलिटिकली पॉलिटिकल से कुछ मतलब नहीं है। मैं वर्क प्लेस लीडरशिप मुझे पसंद है। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ मुझे उसमें लीड भूमिका में काम करना पसंद है। अच्छा, तो इसमें तो मतलब ठीक है। इट इज अ हॉबी एज वेल एज अ, आई वुड से इट्स अ क्वालिटी, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। तो हाँ, लिख सकते हैं टेकिंग लीड इन एवरीथिंग दैट आई डू। और फिर वो पूछ सकते हैं कि आपकी नज़र में कौन एक टॉप लीडर है। वुड यू कॉल आवर प्राइम मिनिस्टर अ लीडर? और मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, चलता है, हॉबी सही है। और मैम इसके जगह अगर मैं ये कर लूँ कि बच्चों के बीच में टाइम स्पेंड करना, तो क्या वो सही रहेगा? दोनों ही अच्छा है, बट वो लीडरशिप वाला ऐसा ना हो जाए कि उनको गलत फहमी हो जाए कि ये लीड लेता है तो मतलब नेता टाइप वाला, जैसे हमको ही हो गया थोड़ा सा कि कहीं आप पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो या एफिलिएटेड होना पसंद करें। तो ये वाला नहीं। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर, आई थिंक बिहार में भी कोई एक लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट थी जिसमें असम का एक आईपीएस ऑफिसर जो है वो जीते हैं। जी, तो आनंद मिश्रा नाम था उनका। हाँ हाँ हाँ। तो उसको वो ये भी प्रवोक भी कर सकते हैं आपको कि कहीं आप भी, मतलब हम आप पे पैसा लगाएं, लाइक आप ऑफिसर बनेंगे तो उसमें मतलब सरकार का बहुत पैसा जाता है। आप देखते होंगे, वीडियो वगैरह भी देखते होंगे, बी पार्ड वगैरह में ट्रेनिंग हो रही है, ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, एडुकेशनल अवेयरनेस करवा रहे हैं। तो उनको लगना चाहिए ना कि मतलब हमारा पैसा जाया नहीं होगा।
कहीं ये पर्सन लीडरशिप के नाम पे निकल जाए तो मैम क्या दूसरी पॉलिटिकल। हॉबी रखना सही रहेगा फिर हाँ, बच्चों के दोनों बीच में इतना बिताना? दोनों देखिए ठीक है। देखिए हॉबी से रिलेटेड अब मैं कोई क्वेश्चन, आई वुड नॉट बी टेकिंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हॉबी। ये मैंने कहा आपको अपना होराइजन ब्रॉडेन करना है, तो ये आपका कॉल है कि अगर आपसे पूछें तो आपसे क्या पूछें। जैसे क्योंकि इंटरव्यू की प्रेप आपसे कोई मतलब 1 to 1 नहीं करवा पाएगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आपको होमवर्क खुद ही करना होगा कि हाँ ठीक है, लीडरशिप है तो लीडरशिप पे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज अ लीडर, एंड व्हाट लीडर एस्पायर्ड यू टू बिकम वन, और व्हाट डू यू मीन बाय टेकिंग अ लीड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ये एक तरह से गुड भी है। एडमिनिस्ट्रेशन में एक लीडरशिप, एक एबल लीडरशिप की ही तो जरूरत होती है। एडमिनिस्ट्रेटर को खुद काम नहीं करना होता, ये ध्यान रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर काम करवाता है, जी मैम। तो वो भी लीडरशिप का ही तो रोल हुआ। मैम मेरा क्वेश्चन था, मैम एक मेरा प्रश्न ले ली। मैम हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ ना कि दुर्गा सप्तशती का श्लोकाज रीडिंग एंड सिंगिंग हॉबी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। मैम रिलीजन रिलेटेड नहीं हो जाएगा ना अगर मैं उसको वेरीफाई कर दूँ नहीं, तो? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इंडिया क्या है, इंडिया इज अ प्लेस ऑफ सेक्युलर रिलीजन। हिंदुइज्म कोई ऐसा एक्सेप्शनल चीज नहीं सिखा रहा है जो अदर रिलीजन नहीं सिखा रहा है। तो आप ऐसा कोई, अनलेस एंड अनटिल इट प्रोवोक्स अदर रिलीजन, इट इज अ गुड रिलीजन। ठीक है, तो वो कोई रिलीजियसली इंक्लाइंड चीज नहीं हुई। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। मैम मेरा मैम मेरा क्वेश्चन एक था। क्वेश्चन है कि मेरी हॉबी बहुत सारी है, जैसे कि कोलाज में ड्राइंग बनाना और रंगोली बनाना, डायरी लिखना, तो इन सब में मैम क्या बेस्ट हो सकता है डालने के लिए? जर्नल, रंगोली मेकिंग इज अ गुड हॉबी। मतलब रंगोली मेकिंग में होराइजन बहुत बढ़ जाता है ना। जैसे आई थिंक मधुबानी पेंटिंग का भी एक प्रकार होता है जो फ्लोर यस पे मैम। करते हैं, रंगोली टाइप में। यस मैम। आलपम, अब अब नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये दोनों ही हॉबी अच्छी है। कोलाज मेकिंग कुछ इतना जमेगा नहीं। और अरिपन बोलते हैं शायद मैम। हाँ जी। अरिपन। हाँ अरे अरिपन। हाँ अरिपन, राइट राइट। यस मैम, तो मैम ये दोनों डालना हो मतलब ठीक रहेगा या फिर एक कोई एक 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 डालना? तो मैम इन दोनों में फिर क्या डालूं? ये आपका कॉल है। यस मैम। ये ये आपको ये डिसाइड करना आपका खुद का होगा। कॉल है, ठीक है। ये तो आप मैम खुद डिसाइड करें प्रोज एंड कॉन्स, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन बन सके और जिसको पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आए वो वाला को डेवलप कर लीजिए हॉबी। आप मैम जिसमें मतलब ज्यादा अगर वहाँ कंफर्टेबल पे है ज्यादा उसको क्वेश्चन रख। किया जाएगा फिर अगर मैं फंस गई तो अगर ना दे पाई जवाब तो? इट्स ओके। नहीं नहीं देखिए, इट डजेंट मैटर कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो, बट इट मैटर्स कि आप जो क्वेश्चन नहीं भी आता है उसको कहीं ऐसा मतलब हवा में तीर नहीं लगाइएगा। ब्लाइंड गेस नहीं करना है बिल्कुल। और बोल दीजिए मैम सॉरी सर। अगर वीकनेस में ये डालूं कि मुझे लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, मतलब मैं बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाती हूँ लोगों से, तो क्या ये सही रहेगा? ये वीकनेस ही हुई, इसका तो कोई प्रो नहीं हुआ, इसका कोई प्रोज नहीं है। मैम ये तो हो सकता है ना कि मतलब कि आप एक सिविल सर्वेंट है और आपको लोगों मतलब फील्ड वर्क में लोगों से बात करना हो, उनकी समस्या जाननी, तो इसमें आसानी हो सकता है, नहीं, हेल्पफुल। आपको लोगों मतलब आपको लोगों को प्रेजेंटेबल दिखना है, प्लस ऐसा वेलकमिंग फेस और पर्सनालिटी होनी चाहिए। लेकिन आपने जैसे कहा कि आप बहुत जल्दी फ्री हो जाती हैं या आप बहुत जल्दी लोगों से ओपन अप हो जाती हैं, तो यस मैम। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कुछ भी, अब पता चला आप एसडीएम हैं और एज एन एसडीएम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई और आप दूसरे को जाके बता रही हैं, या जहाँ दूसरी जगह पे एडजेसेंट एरिया में जाके बता रही है वो चीज, that would give a very wrong signal. So it is a weakness to open up very early.
ओके मैम। आप गुड ये बोल इवनिंग सकते मैम। हैं कि मुझे बातें करना पसंद है, ये मत बोलिएगा मुझे मैं ओपन हो जाती हूँ। बोल दीजिए कि मुझे बातें करना पसंद है एंड आई कैन टॉक टू एनीवन अबाउट एनीथिंग, ये बोल सकते हो आप। तो इसमें ये होगा कि मेरी वेलकमिंग पर्सनालिटी है, आई एम चेयरफुल बाय नेचर एंड आई हैव अ नैक कि मैं बहुत जल्दी मैं एम्पैथेटिक हूँ। एम्पैथेटिक माने कि मैं दूसरों की समस्याएं सुनको उसके उसकी जगह पे खुद को रख के एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हूँ, ये हो सकता है। ओके मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। मैम मेरा हॉबी मैंने सिंगिंग रखा हुआ है। हम्म। तो क्या संभावनाएं इससे बन सकती है सिंगिंग के क्षेत्र में? क्या मुझे वहाँ गाने के लिए भी कहा जा सकता है क्या? 2-3 पंक्ति तो बोल सकता है ना। अब जैसे किसी का था रंगोली मेकिंग, उससे बनवाएगा थोड़ी रंगोली, लेकिन जो चीज आप प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे किसी और का पोयम था तो पोयम तो बोल सकते हैं कि अपने लिखी हुई 2-4 पंक्ति बताइए या 2-4 मुखड़े गा दीजिए उसके। गाने में तो मैं सक्षम हूँ मैम, गा सकता हूँ। तो फिर ठीक है। वैसे ये हेल्पफुल रहेगा उसके, ये कि ये कुछ प्रभाव डाल हाँ सके। हाँ। मेरा हेलो मैम। फिजिक्स ऑनर्स में मेरा मैम 3 साल का गैप हो गया है ग्रेजुएशन के टाइम पे। हम्म। तो वो गैप से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाएंगे क्या? हाँ, वो पूछ सकते हैं कि आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे। डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज? आप तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जगह डेमोग्राफिक बर्डन बन गए। तो आपको वो कॉल है कि आप वो कैसे वो करते हैं। आप तो बोल सकते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब करते थे या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। उसमें मैम दो साल का जो कोरोना की गैपिंग थी ना, तो उसमें मेरा 2 साल गैपिंग चला गया था। कोरोना काल में यूनिवर्सिटी बंद थी, तो ये कारण मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ क्या वहाँ पे? हाँ, बोल सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम मैम। मेरा क्वेश्चन था। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम मेरा भी जो हॉबी से रिलेटेड मेरा भी क्वेरी था। हम्म सिक्के घास का जो आर्ट होता है हम्म जिसमें डलिया बनाया जाता है, टोकरी, हम्म जो शादी समारोह में बनाया जाता है और जो हम्म बल्ब वगैरह के लिए भी बनाया जाता है। तो मैम ये इस क्राफ्ट को मैं जानता हूँ और इसे ब्यूटीफुली बना भी पाता हूँ। तो क्या हम्म। इसको भी हॉबी के लिए रखा जा सकता है? हाँ, बल्कि ये तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे हो। ये भी एक यस यूनिक हॉबी रहेगी वैसे। यस मैम, और इसको जो है जीआई टैग भी मिला है बिहार में। तो हाँ, तो ये तो और अच्छी बात है। जी। और मैम एक और रिलेटेड इशू था कि फॉर्म भरते टाइम जो पीटी के टाइम जो फॉर्म भराए थे, हम्म तो एनसीएल जो सर्टिफिकेट था तो उसके जगह पे मेरा कास्ट सर्टिफिकेट उसमें फिल हो गया है, जो बाद में पता चला कि कास्ट सर्टिफिकेट डाल दिया है। हम्म। लेकिन मेरे पास एनसीएल है उस टाइम का, तो क्या एनओसी वगैरह बनवाना पड़ेगा एनओसी किस लिए? कि गलती से डला गया है ये? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो डीवी की टाइम देंगे वही मैटर करता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल दोनों में मतलब फर्क नहीं पड़ जाएगा कि नहीं, रॉन्ग? इतना कोई इशू नहीं है एक डॉक्यूमेंट को लेके। इनफैक्ट आपको टाइम भी दिया जाएगा, आपके पास एनसीएल नहीं भी होता तो भी आपको थोड़ा बहुत टाइम दे देते हो। अच्छा, एक तो नहीं मेरे डॉक्यूमेंट के पास तो चलते है। वो नहीं, मतलब कोई मेजर डिस्क्रिपेंसी थोड़ी है कि वो कोई फॉरेनर आके बीपीएससी का एग्जाम निकाला है। हाँ ये जी सब जी। तो क्लरिकल हो जाता है कभी कभी। जी मैम। एक और इशू था कि मेरा जो ग्रेजुएशन था 19 to 22 था, तो उस हम्म टाइम में तो 2 साल मेरा बर्बाद हो गया कोरोना में। हम्म। तो कॉलेज भी बंद था और बिहार में कॉलेजेस जो होते हैं आप सब कोई जानता ही है। तो ऑनलाइन ये चीज क्लासेस नहीं हो नहीं बोलनी है पाई। ना सामने। नहीं, नहीं वो बोलेंगे नहीं, लेकिन 2 साल जो ऑनलाइन भी क्लासेस नहीं हो पाए, तो मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो है तो खुद से किया था एंड थर्ड ईयर जो है थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था। तो इससे जो डीप डाइव क्वेश्चन जब बनेगा तो मैम इसमें तो फंस जाएंगे। कुछ नहीं फंसेगा इसमें। बोल दीजिए कोरोना काल था सर, इसकी वजह से डिस्ट्रप्शन था एकेडमिक करियर को लेके, बस। जी। और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको मैंने मैथमेटिक्स से चेंज करके कर दिया है जियोग्राफी। तो हम्म। जियोग्राफी तो मेरा मतलब तैयार है थोड़ा बहुत, मतलब उतना भी डीप नहीं तैयार है। तो वो डीप वो पूछेंगे जाएंगे भी नहीं अनलेस एंड अनटिल कोई ज्योग्राफी प्रोफेसर बैठा हो वहां पे।
बट जी ज्योग्राफी में ज्यादा आपसे क्या पूछेंगे? वोल्केनिक इरप्शन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर, ये सब। जी मैम, ये सब तो मतलब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ये नहीं होना आती। चाहिए, जैसे थोड़ा और डिटेल में जाके मोहरविक जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो क्या होता है, मेजर मेजर चीज पता होनी चाहिए। सी स्प्रेड थ्योरी क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, ये हाँ सब तो हाँ पता होगा ना। जी हाँ, ये सब तो पता है, हाँ लेकिन तो ये फिर जो है कि जो सूर्य का बनने का जो प्रोसेस है तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में, जैसे 4 वहाँ पे वैज्ञानिक आ जाते हैं तो उनका नाम वगैरह, उनका क्या थ्योरी था, ये सब भी पूछा जा सकता है। ना। जी, तो उतना उतना डीप मुझे पता भी नहीं है। ओके। कोई बात नहीं, सॉरी भी कह सकते हो, सॉरी का ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। जी, और वहाँ पे मतलब वो पूछेंगे कि आपने चेंज क्यों किया, तो मैम यहाँ पे मेरा 2 कंसर्न है। एक है कि मुझे ज्योग्राफी आपको पढ़ना क्यों पसंद है। बताना कि आपने ऑप्शनल चेंज किया, ये बताइए। नहीं, ऑप्शनल नहीं, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ऑप्शनल जो हम मैंने ऑप्ट किया तो दोनों सब्जेक्ट चेंज है। तो आप बोलिए कि मतलब इट इट इज अ वेरी, मतलब आप जो है एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में जो भी रिवॉर्डिंग होता है ना आदमी वो लेता है। आई फाइंड ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग एज वेल एज जीएस में मेरे को हेल्प किया, और इसमें लगा कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करने का ट्रेंड है, तो मैंने ये ले लिया बस। जी मैम, जी, थैंक यू मैम। ओके। मैम मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, जो बच्चे सवाल बार बार पूछते रहते डॉक्यूमेंट को लेकर के। हाँ जी डॉक्यूमेंट सर। के लिए निश्चित रहें, जैसा कि मैम ने भी बताया कि जो आप अभी इंटरव्यू के टाइम पे, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक बार फिर पोर्टल को ओपन किया जाएगा। वहाँ पे वाटर मार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा। साथ के साथ आपने जो मिस्टेक्स किया है डॉक्यूमेंट में, जैसे कि इस लड़के ने बताया कि मैं एनसीएल की जगह अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया था, तो ये चीज़ समझें कि 4 कैटेगरी है। ओ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जिसमें कि बिहार में 2 है, एक बीसी और एक ईबीसी, और SC ST। SC ST को सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है, उसमें किसी भी तरीके का क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर नहीं होता है। क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो ओबीसी में है, जो कि बिहार में 2 डिवीजन बनते हैं उसके, बीसी एंड ईबीसी। तो बीसी एंड ईबीसी के बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ एनसीएल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, जिसमें कि उसका क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर और कास्ट दोनों लिखा होता है। अपलोड वही डॉक्यूमेंट करना था, बच्चे ने मिस्टेक से कास्ट सर्टिफिकेट कर दिया है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब पोर्टल खुलेगा आप पुनः अपने एनसीएल को अपलोड कर लेंगे। एनसीएल को अपलोड करने के बाद उसका वाटर मार्क डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके फिर बीपीएससी में लेके चले जाएंगे, और वहाँ पे वो समझते हैं इन चीज़ों को कि ह्यूमन एरर हुआ है, फिर उसको वो कंसिडर कर लेंगे। इस तरीके के जो भी प्रश्न हर दिन आते हैं, इससे चिंता मुक्त रहिए। डॉक्यूमेंट को लेकर के बीपीएससी बहुत रिजिड नहीं होती है, अनलेस अनलेस कि आप कोई फर्जी कैंडिडेट ना हो, तो ऐसे कोई बच्चे रहते भी नहीं है। तो बिल्कुल निश्चित होकर के आप जाएं, अपना प्रिपरेशन में समय लगाएं। हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह अपना मंगवा लेने का प्रयास करें, अगर यूनिवर्सिटी वगैरह से नहीं निकाले हैं तो वो सब निकलवा लें अपना। ठीक है। सर तो एसडीएम लेवल पे बनाना जरूरी नहीं है ना? एसडीएम लेवल पे देखिए, जो होता है क्या है ना कि 2 होता है, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है या नोटरी पब्लिक होता है। तो जिससे भी आपको बनवाने का इच्छा हो, चाहे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जिसको एसडीएम भी बोलते हैं, उससे बनवा सकते हैं, ये नोटरी पब्लिक से चाहे तो नोटरी पब्लिक से भी बनवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके सर। हेलो मैम, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था। मैं हेलो हाँ जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन था, जैसे मैं मैरिड हूँ तो मेरे आधार कार्ड में मेरे हस्बैंड का नाम है, और जो 10th सर्टिफिकेट है और या जो रिजल्ट है उसमें मेरे फादर का नेम है, तो क्या वेरिफिकेशन के समय फादर का कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा क्या? एक तो आपको रखना ही चाहिए। मैम अगर अगर फादर का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर नेम में जैसे स्पेलिंग में कुछ गलती हो तो क्या उसके लिए क्या नहीं, करना वो पड़ेगा? इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर होगा भी इशू तो ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, दैट इज नॉट एन इशू। स्पेलिंग मिस्टेक हर जगह होती है। तो उसके लिए क्या, जैसे मतलब मैं पूछी तो फिर वहाँ का एडवोकेट कहे कि नहीं, फादर के नेम में इतना ज़रूरी नहीं है, अगर हस्बैंड के नेम से आपका आधार कार्ड हो गया है, तो फिर वो क्यों मांगेंगे, तो इसीलिए थोड़ा डाउट देखिए, था।
इसमें डाउट अगर है, सिंपल सी बात है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक की बात है। एक आप नोटरी पब्लिक के पास, जिस एडवोकेट के पास गए थे, उसे बोलेंगे कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है कि एफिडेविट बना दें। उसमें वो लिख देंगे कि ये इस व्यक्ति का यहाँ पे आधार कार्ड में ये स्पेलिंग हो गया है और इसके इस डॉक्यूमेंट में ये स्पेलिंग है, लेकिन दोनों ही व्यक्ति सेम है। दोनों ही व्यक्ति दोनों ही नामों से जाने और पहचाने जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति एक ही है। बात खत्म है, इतना ही बात उसको लिखना रहता है। उसकी अपनी फॉर्मेटिंग होती है कि मैं ये हूँ, यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं स्वेच्छापूर्वक करना चाहता हूँ कि मेरा ये नाम आधार कार्ड में ये हो गया है, जबकि मेरे 10th में ये है। जहाँ भी है वो वकील अच्छे से जानते हैं उन बातों को, उसको सिंपली लिख देंगे, उसको लेकर के चले जाइए। अगर बहुत डाउट है तो तुम सिंपल 200-300 रुपये में वो बन जाता है। तो सर ये मैं मायके से, जैसे मेरे भी नाम में मैं यूपी से देखिए माइके से होता क्या है ना, कि समझ लीजिए कि जो आपका कास्ट डिसाइड होता है या एनसीएल डिसाइड होगा, वो आपके फादर से डिसाइड होता है। जी और जी आपके हस्बैंड के नाम से जो आपका आधार कार्ड है, वो अब जी आपका रेसिडेंस हो चुका है वहाँ पे। जी तो उससे कोई फर्क नहीं है कि कौन है। पिताजी को प्रूफ करने के लिए पिताजी का आधार कार्ड ले लेंगे कि हाँ मैं उनकी बेटी हूँ और मैं बिहार सरकार की निवासी हूँ। और बिहार सरकार ने ऐसा इसलिए किया है कि एक कैटेगरी जो निकाल दिया है बिहार सरकार ने, कि बिहार की जो महिला है, जो अगर जी वो जी। दूसरे स्टेट में भी शादी हो जाती है तो भी उसे इसका लाभ मिलता है। इसलिए ये सब करना पड़ रहा है आपको, और कोई बात नहीं है। तो जो तो ये अपना हस्बैंड एफिडेविट वाला है भी वो, लेके जाएंगे, पिताजी का भी लेके चले जाएंगे, हो गया काम खत्म। तो एफिडेविट बनवाए कि ना सर, मेरा बनवा क्वेश्चन लें, ये है। बनवा तो लें। ये मायके से बनवाना होगा ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ससुराल से बनाई, जैसे मेरे भी नाम में कुछ दिक्कत था, तो आज मैं बनाई हूँ, तो मैं उनसे कही कि आप ये भी मेंशन कर दीजिए, तो वो कहे कि नहीं एक अलग से ही इसमें बनवा लीजिए ना, क्या दिक्कत है। नहीं, एफिडेविट कहीं से भी बनवाइए, मायके ससुराल का सर्टिफिकेट थोड़ी है वो। एफिडेविट नोटरी से कहीं से भी बनवा सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ओके मैम, सर थैंक मेरा यू। भी क्वेश्चन है कि मैरिड हूँ बट मेरा एड्रेस या फिर आधार कार्ड सब पिता के नाम पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं कोई बिहार दिक्कत से नहीं, नहीं हूँ। कोई समस्या नहीं है। वो आपको जे चेक करने के लिए जा रहे हैं, आपके पिता या पति को चेक कोई देखने के लिए नहीं जा रहा है। सर एड्रेस वगैरह सब मायके का ही है, सब कुछ कोई फॉर्म वॉर्म दिक्कत में। नहीं। ओके सर। सर एक छोटा सा इशू है। मेरा सारा डॉक्यूमेंट में मेरा पापा का नाम मतलब महेंद्र प्रसाद मतलब प्रसाद करके है, मगर पापा के आधार कार्ड वगैरह में टोटल उसमें महतो करके है, तो उससे कोई दिक्कत होगा? आपके अपने डॉक्यूमेंट में सही है तो कोई दिक्कत नहीं। एफिडेविट वगैरह बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना? नो, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर मैं पूछ रहा था सर, डॉक्यूमेंट जो नेम और फादर नेम मिलाया जाएगा वो सर 10th सर्टिफिकेट से है ना? हाँ 10th सर्टिफिकेट से, लेकिन ये इंश्योर कर लें कि अपने 10th में 12th में या ग्रेजुएशन में, खास करके 10th और ग्रेजुएशन में, दोनों में नेम सेम होना चाहिए, फादर नेम सेम होना चाहिए आपके अपने डॉक्यूमेंट में। पिताजी महतो लिखा है, सिंह लिखा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने सिंह लिखा है तो सिंह लिखा है। सर मेरे पापा के नाम में सर सिर्फ स्पेस का थोड़ा सा ये इशू हो गया है। मैं जो फॉर्म भरा हूँ वो 10th सर्टिफिकेट के आधार पे भरा हूँ। लेकिन सर ग्रेजुएशन में वो थोड़ा एक में स्पेस पापा के नाम में नहीं दिया गया, जैसे उमाकांत है तो वो स्पेस वहाँ बीच में नहीं दिया गया है। तो सर ये इसके लिए कुछ करना पड़ेगा या बस ये ठीक है? नहीं, ठीक है, वो उतना स्पेस वगैरह को कोई देखता कहाँ है। ओके सर। मैम से अगर कोई और सवाल पूछना है तो पूछें, फिर मैम जाएंगे। हेलो मैम। मैम शायद लीव कर रही हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ले ही लिया गया है। ओके। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।